बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का हमारा नावल है मेरे हमदम मेरे दमसार और ये लिखा है इकरा सगीर अहमद साहिबा ने। तो हम शुरू करते हैं। दिन ढल रहा था, शाम के गुलाबी आंचल को दबीस गोहर ने सुरमई रंग दिए थे। ढल जाने वाले दिन उभरती शब का मिलाप यूं भी दिलों को नामालूम से एहसास अफसुर्दगी और उदासी से बोझल कर डालता है। उसका दिल पहले ही इस अजनबी जगह और फिजा की उदासियों की गहराइयों में डूबता जा रहा था। जिंदगी के 22 साल उसने अपने शहर में गुजारे थे, शहर से बाहर जाने का तस्वुर भी कभी नहीं किया था। और अब अचानक वो कराची से एबटाबाद आ गई थी। पिछले 2 सालों से उसकी जिंदगी पै दर पै बहुत से हादसात से दो चार रही थी, जिसमें नुमाया तरीन हादसा उसकी शादी थी और दूसरा बड़ा हादसा शादी के 2 हफ्ते बाद वो भरी पूरी ससुराल को छोड़कर शौहर के साथ एबटाबाद आ गई थी। सब्जे से आरास्ता, चश्मों आबशारों से सजा, कुदरती हुस्न से मालामाल ये शहर भी बासित की संगलाख इरादों, अटल फैसलों में कोई लचक पैदा न कर सके थे। बल्कि कराची में बेजी, भैया, भाभी और माँ जी के अदब में बेडरूम से बाहर उसका मिजाज बहुत अच्छा होता था। बच्चों को छेड़ते वक्त खुद भी हंस पड़ता था और यहाँ आकर वो नरमी से बात करना ही भूल गया था, बल्कि कभी मुखातिब भी करना होता तो बहुत हद तक आमेज अंदाज होता था। वो ख्वाहिश करती उससे बेहतर है वो उसे मुखातिब ही ना करे। उसने यक बस्ता खिड़की के शीशे से चेहरा टिका कर बाहर देखा था। सुरमइयो गुलाबी शाम का आंचल फिसल कर स्याह शब की रिदा बन गया था। धुंध उस हद तक बढ़ गई थी कि बाहर का हद्दे निगाह धुआं ही धुआं बिखरा नजर आ रहा था। शीशा बर्फ की सिल के मानिंद लग रहा था, जिससे टिका चेहरा बेहद ठंडक के एहसास से लम्हे भर में सुन होने लगा था। सर्दी की तेज लहर उसके वजूद में सरायत करके रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा कर रही थी और उसके एहसासों आसाब पर तकलीफ सवार होने लगी थी। मगर वो बेहिसो हरकत यूं ही खड़ी रही। खुद को अजियत देना उसको अच्छा लगने लगा था। दिन भर में ऐसे कई मशागिल थे उसके, जिनकी हद तक पहुंचकर उसे महसूस होता कि अब बस वो लम्हों में इन कांटों भरी जिंदगी से छुटकारा पा लेगी। इस तरह खुद भी शायद सुकून पा लेगी और बासित को भी उससे छुटकारा मिल जाएगा। यही तो उसकी दिली मुराद थी, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता था। ऐन वक्त पर मौत खुद उसे जिंदगी की जानिब धकेल देती। मौत भी शायद उसे पसंद ना करती थी। बासित की तरह वो भी उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त तो कबूल थी। शीशे से चेहरा टिकाए वो तैया किए खड़ी थी। आज आखिरी सांस तक वो यहाँ से नहीं हटेगी। शीशा इतना यक हुआ जा रहा था, गोया बाहर की तमाम कुब्र बर्फीली हवाएं उसमें मुजस्सम हो गई हों। रोआ रोआ सर्दी की शिद्दत से कांपने लगा था, रगो में सनसनाहट बढ़ने लगी थी। वो आंखें बंद किए दुरूद शरीफ को कलमाए तैयबा का जेर लब विर्द करने लगी। बदतमीज, अगर जिंदगी से इतनी ही बेजार रहती हो तो शादी से कबल ही क्यों ना मर गई। अब मर कर मुझे फंसवाना चाहती हो। उसने एक झटके से पर्दा बराबर किया था, फिर जिस तरह वो बेआवाज कमरे में दाखिल हुआ था उसी तरह चला गया था। वरिशा शल होते एहसासात के साथ अपनी नाकामी पर सर पकड़कर बैठ गई। एक बार फिर वो नाकाम हुई थी। मरना आसान नहीं है, मौत इतनी आसानी से नहीं आ जाती। उसने कुढ़ कर सोचा। फिर उसी लम्हे अंदर से एक सदा उभरी। मरना आसान नहीं है, मौत आसानी से नहीं आती तो आखिर किस तरह आनन फानन जिंदा से मुर्दा में तब्दील हो गया। वो मुस्तरिब सी खड़ी हो गई। अफवाह का तूफान उसके अंदर फिर बिफरने लगा। आकिब चचा जान, चची और दादी जान 1 साल के अंदर इधर तमाम जमीन की आगोश में जा सोए थे। वो अच्छे लोग थे, नेक थे, तभी उनके लिए आसानी थी। और मैं किसका सोग मना रही हूँ, मैं जिंदा हूँ अभी। वो बिल्ली की चाल चलने वाला शख्स बिगड़े तेवर सख्त लहजे में कहता अंदर आया था। वो बौखला कर खड़ी हुई थी, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो मैं, क्या मैं? खामोश। वो उसकी बात कतक करके दुरुस्तगी से गोया हुआ। उसके अंदाज में बेरहमी थी। घर से फोन आने वाला है, उनसे अच्छी फ्रेश आवाज में बात करना। उन्हें जरा भी शक नहीं होना चाहिए, वरना कल ही सब पहुंच जाएंगे मेरी गर्दन नापने के लिए। और अभी मैं किसी से भी कोई ताल्लुक निभाने के मूड में नहीं हूँ, जाकर अपना हुलिया दुरुस्त करो। उसने अपने मखसूस हतकामेज अंदाज में कहा। वरीशा कपड़े बदल कर आई तो इस वक्त फोन की बेल बज उठी थी, जो बासित ने रिसीव किया। रस्मी दुआ सलाम के बाद वो इधर उधर की बातें करने लगा। उसी वक्त उसके पुरसुकून और शगुफ्ता लहजे से कोई यकीन नहीं कर सकता था कि ऐसे मुहज्जिब और नरम मुलायम लहजे में किसी के लिए नफरतों के अजदहे फुनकारते हैं, तजलील और तजहीक की बारिश की जाती है। पुत्र कैसी हो? बासित ने रिसीवर उसे पकड़ा दिया था। दूसरी जानिब से बेची की पुरशफकत आवाज फिर उसके दिल को गुदास करने लगी, मगर वो किसी मुस्तैद चौकीदार की तरह उसके करीब खड़ा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेची, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं ठीक नहीं हूँ पुत्र, बल्कि कोई भी ठीक नहीं है। ओह, क्या हुआ बेजी, सब खैरियत तो है ना? तू हम सब का दिल अपने साथ ले गई है।
पुत्र बहुत याद आती है तेरी, तेरे साथ गुजारे 15 दिन 15 सदियों की तरह लगते हैं। बेजी के लहजे में उसके लिए सताइशों फख्र था। आवाज बखूबी करीब खड़े बासित तक भी पहुंच रही थी। हम सब बहुत शुक्र करते हैं अपने रब का, उसने हमें ऐसी ही बहू दी जैसी हम चाहते थे। बेजी की पुरशुक्र आवाज पर बासित के चेहरे के हर जाविये से बेइंतहा कबीलियत और नापसंदीदगी वाज़ेह होने लगी थी। बेजी के बाद माँ-जी, भैया, बच्चों ने बात की, वो सभी उसकी मोहब्बत के गिरविदा थे, उसे याद करते थे। बासित का मूड बुरी तरह ऑफ हो चुका था। ये सब उसकी ख्वाहिश के बरखिलाफ था। भाभी से बात किए बिना भी वो धप-धप करता वहां से चला गया। तुम ठीक हो ना वरीशा? भाभी के अंदाज में तफक्कुर था। जी भाभी जान, मुझे क्या होना है? बड़ी सख्त जान हूँ। गुड, तुम्हें सख्त होना भी चाहिए। जवाबन वो भी खिलखिलाई थी। बासित कमरे में नहीं है? उनके अंदाज में यकलक संजीदगी दर आई। नहीं, वो बेडरूम में होंगे। मुनज़्ज़ा मॉरिशस से वापस आ गई है। कुछ दिनों कबल उसके शौहर का इंतकाल हो चुका है। अब वो यकीनन बासित से राब्ता करेगी या शायद पहले ही कर चुकी हो तो उसका भरोसा नहीं है। उनकी आवाज़ में इज़्तिराब और तशवीश थी। वो खामोश रही। बासित पर निगाह रखना, जल्द अज़ जल्द उस पर अपनी मोहब्बत की गिरफ्त मज़बूत करो। अपनी चाहत की ज़ंजीरों में इस तरह जकड़ो कि वो मुनज़्ज़ा की तरफ देखने की भी सही ना कर सके। भाभी उसे काफ़ी देर तक मुफ़ीद मशवरों से नवाज़ती और समझाती रही थी। ससुराल के मामले में वो बहुत खुशनसीब थी। बुजुर्गों से बच्चों तक उसे प्यार और मोहब्बत हासिल था, फ़ख्र और एतमाद हासिल था। ससुराल के बरअक्स मामला बासित के रवैये का, जिसके नाम के साथ मुंसलिक होकर वो ससुराल आई थी। उसने उसे पहली शब ही ठुकरा दिया था, बेवक़्त तो बेहैसियत कर डाला था। क़ब्ल उसके कि वो सोचो कि भूल-भुलैयों में गुम होती, दरवाज़ा खुला, परफ्यूम के मशहूर कन झोंकों के साथ ब्लैक थ्री पीस सूट में निखरा-निखरा नक्सक से तैयार वो सामने खड़ा था। भाभी से इतनी देर क्या बातें हुईं? गोया यहाँ ना होते हुए भी उसकी समाअतें यहीं थीं। वो खैरियत दरियाफ़्त कर रही थी। उसने सर झुकाए जवाब दिया। वरीशा के अंदाज़ में ऐसी कोई बात न थी जो उसे चौंकाती। मैं जा रहा हूँ, गेट लॉक कर लो। ऐसा पहली बार हुआ था। यहाँ आने के बाद वो पहली बार घर से बाहर निकल रहा था। वरना ऑफ़िस से आने के बाद कुछ वक़्त वो टीवी देखते हुए गुज़ारता, फिर सोने तक कंप्यूटर के कीबोर्ड और माउस पर उसकी उँगलियाँ मुतहर्रिक रहती थीं। मुनज़्ज़ा आ गई है, शायद बासित से उसने राब्ता कर लिया हो। भाभी की सरगोशी उसके कानों में गूंजी। फिर उसकी ये नकसक से तैयारी और खिलाफ मामूल रवानगी, गेट पकड़े हाथ लम्हे भर को लर्जिश का शिकार हुए थे। बासित बाहर निकलते हुए रुक कर गोया हुआ। इंतजार मत करना। वो रुका नहीं, सीधा चला गया। वो गेट लॉक करके कितनी देर तक उससे टेक लगाए खड़ी रही। इंतजार मत करना, ये जुमले किसी मर्द के लिए कह देने कितना आसान है, जबकि औरत का दूसरा नाम ही सब्र व इस्तक़लाल व इंतजार है। रात पूरी तरह माहौल पर छा रही थी। सर्दी की शिद्दत में भी पूरी तरह इज़ाफ़ा हो गया था। वो बेडरूम में चली आई, जहाँ बासित हीटर ऑन कर गया था। माहौल में फ़रहत आमेज़ हरारत दर आई थी। वो गहरी साँस लेते हुई बाथरूम की तरफ बढ़ गई। इशा की नमाज़ का वज़ू बनाने के लिए उसने आस्तीन फ़ोल्ड की। सफ़ेद हाथों पर सुर्ख़ मेहंदी के दिलकश नक्शो-निगार का रंग ऐसा ही था गोया आज ही मेहंदी रचाई हो। उन्हें यहाँ आए 2 हफ़्तों से ज़ायद हो गए थे। आने से चंद घंटे कबल भाभी ने ज़बरदस्ती मेहंदी लगाई थी। उनके ख़याल में नई दुल्हनों पर मेहंदी से ही दुल्हनापा आता है। 2 हफ़्ते गुज़र जाने के बाद भी उसकी मेहंदी मामूली सी फीकी न पड़ी थी। मेहंदी पर जमी उसकी उदास आँखों में माज़ी की झिलमिलाहट उभरी थी। मैंने और वरीशा ने साथ मेहंदी लगाई थी। मेरी मेहंदी कब की धुल-धुलाकर साफ़ हो गई और इसकी मेहंदी अभी तक ऐसी ही है। नामालूम क्या बात है, इसकी मेहंदी का रंग भी बड़ा गहरा आता है। रिमशा उसकी मेहंदी लगे हाथों को देखते हुए रश्क आमेज़ लहजे में कह रही थी। करीब बैठी दादी जान ने कहा, ऐसी लड़की को ससुराल बहुत मोहब्बत करने वाला मिलता है और ख़ाविंद किसी परवाने की मानिंद निसार रहता है उस पर। इसमें कोई शक नहीं है, बंदा पहले ही दीवाना है, बाद में परवाना भी बन जाएगा। करीब से गुजरते हुए आकिब ने सरगोशी से कहा। लम्हे भर में वो इस सर्द मौसम में पसीने से शराबोर हो गई। मेहंदी के वो गुल-बूटे ज़हरीले कीड़े-मकोड़ों की तरह डसने लगे थे। घर से फ़ोन आया था। रस्मी दुआ के बाद अम्मी और अब्बू का बेहद इसरार था कि वो उसे घर बुलाना चाहते हैं। 3 माह हो चुके हैं उसे एबटाबाद आए हुए। वो उसको देखने को, मिलने को बेचैन है। भाई, भाभी, पप्पा और आपी सबकी ख्वाहिश यकसा थी, मगर वो रुखसत होते वक़्त उस घर से ये अहद करके निकली थी, उन्हें अपनी जुदाई की सज़ा देगी। बासित की जॉब का बहाना करके उसने माज़रत कर ली थी। गुफ्तगू के दौरान उसे महसूस न हो सका कि वो बिल्ली की तरह खामोश चाल चलने वाला शख्स कब बेडरूम से निकलकर वहाँ आन खड़ा था। मैके से इतनी बेज़ारी, और तुम्हें ये खुशफ़हमी कब से हो गई कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता? मेरा घर तुम्हारी ज़ात का मरहून मिन्नत है। ब्लू जीन्स, व्हाइट शर्ट पर मैरून हाई नेक पहने, सीने पर हाथ बांधे वो उसके करीब खड़ा था।
खूबसूरत स्याह भंवरा आंखों में कुछ हफ्तों में बहुत रोशनियां सी जगमगाने लगी, मगर उसके लिए हकारत और तहकीर रो तमस्खुर था। बेजी ने कहा था, मुझे आपका हरदम ख्याल रखना है। उसने निगाहें झुकाकर कहा था। हाँ, बेजी कहेंगी तो सांस लेना भी छोड़ दोगी। वो तंजिया मुस्कुराया था, हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा ऊंचा करके बगौर देखने लगा। वो उसके हाथ की हिद्दत से सरतापा कांप उठी थी, झुकी हुई स्याह दराज पलके उसके रुखसारों पर लरजने लगी। बेजी ने हकीकत में चांद जमीन पर तलाश कर लिया है, मगर अफसोस तुम मेरा मुकद्दर नहीं हो। वो उसके हसीन चेहरे को देखते हुए कह रहा था। मेरे नसीब का चाँद कोई और है, जिसकी प्यार की किरणों से मेरे दिल के उफ़क़ पर हर सू चाँदनी बिखरी रहती है, जो मेरे जिस्म में साँसों की तरह समोई रहती है। उसकी भारी आवाज़ में एक दिलकशी थी। वजीह चेहरे पर जो दुःख, अलम, नारसाई और हिज्र की गहरी संजीदगी छाई रहती थी, वो अब गायब रहती थी। वो खुश रहने लगा था। ग़ैज़-ओ ग़ज़ब, तंज़-ओ तहक़ीर, बेइत्नाई और लापरवाही सिर्फ़ उसके लिए थी। छोड़ो इन रियाज़तों को, कुछ हासिल ना कर पाओगी। मेरी मंज़िल तुम नहीं हो, मेरी मंज़िल कोई और है। वो उसका चेहरा छोड़कर दूर हो गया, फिर टेबल से कार की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। कोई और की गिरदान क्यों बासी साहब? साफ क्यों नहीं कहते कि आपके नसीब का चाँद मुनज़्ज़ा है और शायद वही आपका मुक़द्दर भी है? वो सोचती हुई खिड़की में खड़ी हो गई। बाहर सर्दी में ठिठुरा हुआ मौसम उदास था। पहाड़ों की बुलंदी पर धूप की जर्द किरणें सोना बिखेर रही थी। वहां इतना हुस्न दिलकशी मौजूद थी जो निगाहों दिल को सुकून बख्शती थी, लेकिन उसका दिल मुर्दा हो चुका था। वो जब घर के सन्नाटे से रूह की वहशतों से घबरा कर बौखला जाती तो लाउंज की खिड़की में आन खड़ी होती और शीशे से चेहरा टिकाए बाहर इन नज़ारों को तकती रहती जो उसे अपनी तरह ही उदास और तन्हा दिखाई देते थे। वो बाहर देखते हुए एकदम चौंकी थी। दूर से सब्जे के दरमियान नागिन की तरह बल खाती सड़क पर ऑफ वाइट कार दौड़ती हुई इस तरफ आ रही थी। वो कार बासित की थी। वो घर से निकलता था तो घंटों से पहले वापसी ना होती थी, और अब 1 घंटे से कब्ल उसकी वापसी ने उसे चौंका दिया था। तेज रफ्तार में दौड़ती हुई कार लम्हों में गेट के पास आकर रुक गई। ड्राइविंग डोर खोलकर बासित बाहर निकला, फिर झुककर फ्रंट सीट की तरफ किसी से मुखातिब हुआ था। वरीशा के दिल ने धड़क कर मुनज्जा का नाम पुकारा था, क्योंकि कार की फ्रंट साइड फूलों की बाढ़ से छुप गई थी। सिर्फ बासित नजर आ रहा था। उस लम्हे उसके चेहरे पर जो अलूही चमक थी, लबों पर दिलनशीन मुस्कान, आंखों में रोशन चाहत के मशलों से निकलती रोशनी पता दे रही थी। मन चाहा साथ ही साथ है। शायद वो उससे इसरार कर रहा था कि वो घर में चले, और शायद वहां से कोई उज़्र माने था। चंद सेकंड्स इसरार के बाद वो बाहर आ गया था। वरीशा पर पर्दे की ओट में हो गई। लॉक में चाबी घूमने की आवाज आई तो वो फुर्ती से सोफे पर बैठ गई। बासित बड़ी उजलत में अंदर आया था और उसकी जानिब देखे बिना ही बेडरूम में चला गया। चंद सेकंड बाद उसकी वापसी हुई थी। बड़े नोटों की गड्डियां जैकेट की जेबों में डालता हुआ जिस उजलत में आया था उसी तरह वापस चला गया। वरीशा पर उसने उचट्टी सी निगाह भी न डाली थी, गोया घर में मौजूद बेजान अशिया और उसमें कोई फर्क न था। तजलीलो बेवकती के उससे बढ़कर कोई हद हो सकती है? वो रोज उसकी बदमिजाजी और सर्द मेहरी के जख्मों से घायल होती थी, मगर अभी की नजरअंदाजी उसे कुंद छुरी से ज़िबा कर गई थी। आंखें फौरन ही एहसास ज़िया से भर आई थी। न मालूम किस जज्बे के तहत उसने पर्दे की ओर से झांका था। बासित कार टर्न कर रहा था। उसके चेहरे पर सरशारी थी। उसके कांधे पर रखा सफेद हाथ, मखरूती उंगलियों में दमकती अंगूठियां और स्याह साड़ी का पल्लू उसके शक को यकीन दे गया था। उसकी आंखों से दिल कटकर अश्कों में बहने लगा। तुम मैके क्यों नहीं जाती? अजीब हो, मेरे दोस्तों की बीवियां रोज अपने घरों के चक्कर लगाती हैं, एक तुम हो, कभी भूल कर भी जाने का नाम नहीं लेती हो। नाश्ता करते हुए वो अपने मखसूस दिल जलाने वाले अंदाज में गोया हुआ था। मैं तुम्हें खरीद कर नहीं लाया हूँ भाई, मैके जाओ। जग से जूस निकालते हुए उसके हाथ लरजने लगे। मुनज्जा आ गई है, उसके शौहर का इंतकाल हो चुका है, वो जूस पीते हुए वरीशा से कह रहा था। उसकी निगाहें बहुत गहराई से उसके चेहरे के तअस्सुरात का जायजा ले रही थी, जहां हमेशा की तरह एक सुकूतो बेहिसी तारी थी। वो बहुत परेशान हो गई है, बहुत दुखी रहने लगी है, उसे सहारे की ज़रूरत है। उसकी खोजती हुई नज़रें उसके चेहरे पर किसी मलाल का अक्स, हसद का रंग, किसी परेशानी और तफक्कुर को देखने में नाकाम रही थी, जैसे वो किसी और की बात कर रहा हो। उसकी मर्दाना आना को उसकी ये खामोशी और बेहिसी तजस्सुस आमेज़ इज़्तिराब में मुब्तला करती थी। शादी की पहली शब को जब उसने सख्त अंदाज में अपनी नापसंदीदगी का इज़हार करते हुए कहा था, वो उसकी नहीं बेजी दादी की पसंद है, उनकी ख्वाहिश पर ही घर में आई है, उससे उसका ऐसा कोई ताल्लुक ना होगा जिसकी आरज़ू वो रखती है। उसकी पसंद और मोहब्बत मुनज़्ज़ा है और मुनज़्ज़ा ही रहेगी। वो चाहे जब उससे
طلاق ले सकती है। वो समझ रहा था दुल्हन बनी वो लड़की जो खूबसूरत अरमानों सपनों की सेज पर बैठी है, अपने रूप को सराहे जाने, प्यार और मोहब्बत की मत भरी बातों के बजाय रद्द किए जाने, ठुकराए जाने पर क्या कुछ न वावैला करेगी, रोएगी, चिल्लाएगी, उससे जवाब मांगेगी कि जब वो किसी और को पसंद करता था, किसी मनचाहे वजूद की चाह थी तो उसकी जिंदगी क्यों खराब की, क्यों अपना नाम देकर लाया। वो मुंतजिर था उसकी आओ बुका का, दुहाइयों सलवातों का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो खामोशी से बेड से उतरकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। जब से आज तक वो उसकी तरफ से मुंतज़िर रहा था और हर बार उसकी खामोशी और लाताल्लुकी उसे उसके मुताल्लिक सोचने पर मजबूर कर देती कि ऐसी आसाब शिकन बातों पर कोई रद्द-ए-अमल क्यों नहीं करती। मर्द मोहब्बत करे ना करे मगर बीवी के साथ किसी दूसरी औरत का नाम भी सुनना गवारा नहीं करती है। एक वो थी जिसको कोई परवाह न थी। उसकी ये लापरवाही उसे सोचने पर मजबूर करती कि कहीं वो भी किसी और को पसंद तो नहीं करती है। ये एहसास ही ऐसा ज़हरीला फुनकारता हुआ नाग था जो उसे डसता रहता था और वो न चाहने के बावजूद उसके मुताल्लिक सोचने पर मजबूर हो जाता था। मैं मुनज़्ज़ा से शादी कर रहा हूँ। अपने इरादे से आगाह करते वक़्त वो पूरी तरह उसके एहसासात की ज़द में, उसकी टटोलती निगाहों के हिसार में थी। मैंने कब मना किया है? सेब काटते हुए उसका हाथ बहक गया था। खून की नन्ही-नन्ही बूंदें शफ़ाफ़ हथेली पर नमूदार हुई थी, जिनको कमाल महारत से अपनी जज़्बात की तरह उसने छुपा लिया था। सपाट चेहरे पर कोई तअस्सुर नहीं आने दिया। अभी ये काम मैं प्राइवेसी में करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ घर तक तुम खबर नहीं पहुँचाओगी। इस बार उसकी ज़बान साथ ना दे सकी, सिर्फ़ गर्दन इस बात में हिलाने पर इक्तफ़ा किया। बासित के ज़हन में फिर शक के नाग सरसराने लगे। वो अधूरा नाश्ता छोड़कर उठ गया। वरीशा ने उसके ऑफ़िस जाने तक सब्र-ओ-ज़ब्त से काम लिया। टेबल साफ़ की, किचन समेटा, बर्तन धोए। फिर उसके जाने तक वो डस्टिंग से भी फ़ारिग हो चुकी थी। बासित की मौजूदगी में अंदर ही अंदर गिरने वाले आंसू तन्हाई पाते ही बेकरारी से बाहर निकल आए थे। चीखें उसने रोकने की सही ना की और वो खामोशी से बैठी रोती रही। अव्वल रोज से वो जानती थी बासित उसका नहीं है। फिर उसकी बेइतनाई और बेनियाजी ने भी ये हकीकत कभी भूलने नहीं दी थी। उसके बावजूद अंदर किसी गोशे में एक मौहूम सी आस का दिया जल रहा था, कभी न कभी पलट आने का। आज वो दिया बुझ गया था, कभी न जलने के लिए। वो रो रही थी, बड़ी शिद्दतों से, हिचकियों से रोए जा रही थी और ज़हन में दादी जान की फ़िक्र अंगेज़ आवाज़ें गूंज रही थीं। बहू जब ये इस तरह हँसने से बाज़ नहीं आती तो उसके मुँह में कपड़ा ठूँस दिया करो, मेरा दिल हौल जाता है। जब ये इस तरह हँसती है। वो उसे खिलखिलाकर हँसता हुआ देखकर उसकी अम्मी से मुखातिब हुई जो करीब बैठी थी। अम्मा ये नेक काम आप ही करें, मुझ में ताकत नहीं है। जवाबन वो कुछ फासले पर बैठी वरीशा को घूर कर बोली, जो रिमशा के साथ बैठी कोई बात सुनाते हुए बेतहाशा हंस रही थी। उसकी आदत थी बात बेबात कह कह लगाने की। बात हँसी की ना भी हो तो वो हँसती थी और अगर हँसी की बात हो तो फिर उसकी हँसी किसी ब्रेक फेल गाड़ी की तरह बमुश्किल काबू में आती थी और ऐसे में दादी जान का पारा हाई हो जाता था। अरे कितनी मर्तबा समझाया है लड़की, इस तरह मुंह फाड़ कर मत हंसा कर, दिल मुर्दा हो जाता है और चेहरा बेरौनक फटकार बरसती है, कहीं बाद में ऐसे ही रोना ना पड़ जाए। वो दिल पर हाथ रख कर खदशे बयान करती, चची जान लिपटा कर कहती, मेरी वरीशा के नसीब तो सबसे बुलंद है। ये तुम्हारी मोहब्बत है साबरा जो तुम इस लड़की को बहू बना रही हो, वरना इस लड़के में सिवाय खूबसूरती के कोई गुण नहीं है। अम्मी देवरानी से मुखातिब हुई थी। भाभी जब सर पर पड़ती है सब काम आ जाता है, जब जिम्मेदारियां पड़ेंगी ये लाउबालीपन और खलंडरापन सब कम हो जाएगा। फिर याद करेंगे माजी के दरवाजे अक्सर वह रहते हैं जहां से यादों के झोंके अपने गुजर जाने का एहसास दिलाते हैं। उसके दिल में हूक सी उठने लगी। सामने आवेजा आईने में अपना अक्स देखा तो दादी की बातें दुरुस्त लगी थी। फूलों की तरह दिलकश चेहरा और सितारों की मानिंद जगमगाती आंखें मान पड़ गई थीं। गुलाबों सी रंगत जर्दियों में ढल गई थी। अम्मी और दादी की डांट फटकार के बावजूद बेतहाशा कपड़े लाने की आदी थी। हर नए फैशन की इब्तिदा और इंतहा जिसकी जात का मरकज होती थी। दादी कहती, अब इसे ऐसा पहने ओढ़ेगी तो शादी के बाद क्या करेगी। आज आप देख रही हैं दादी जान, यकीनन बाखबर होंगी। आपकी ये निकम्मी और नालायक कामचोर और फूहड़ पोती जिसको हंसने कह लगाने और बेतहाशा बोलने की आदत थी, जो घूमने फिरने में खुश थी, किसी अनारकली की तरह उस शीशे मार्बल के बने घर में चुन दी गई है। इस पर वो तमाम दफ़े लागू हैं जो किसी खतरनाक और नाकाबिले माफ़ी मुजरिम के लिए होती हैं। आज मेरे लब हँसी से नाआशना हैं और ज़ुबान गुफ्तगू से महरूम। हेयर स्टाइल बदलना भूल गई हूँ। मेरे बाल जो कभी शानों से भी ऊँचे थे, आज कमर से भी नीचे हैं। मुद्दत हुई मैंने इनको कैंची लगाना छोड़ दी। आपको एतराज़ था मैं दिन में कई सूट बदल डालती हूँ। अब हफ्ते में 2 बार बदलती हूँ। अक्सर एक से भी काम चला लेती हूँ। 4 बेडरूम्स, लाउंज, सिटिंग रूम और हॉल पर मुश्तमिल इस कॉटेज की मैं
खुद सफाई करती हूँ। किचन की तमाम ज़िम्मेदारी मेरी है। मेरे पकाए खानों पर बासित ने कभी तनकीद नहीं की। ना मैं कहीं जाती हूँ और ना कोई मेरे पास आता है। यहाँ कॉटेजेस खासे फासलों पर हैं। दादी जान, ये सब मेरे लिए आपकी पेशन गोइयाँ थी या बद्दुआएँ? वो सिसकते हुए सोच रही थी। आप मुझे बद्दुआएँ नहीं दे सकती दादी जान। आकिब के बाद आप मुझसे भी मोहब्बत ज़्यादा करती थीं। उसको इत्तला देने के बाद वो बिल्कुल ही आज़ाद हो गया था। घर आने के बाद भी वो मोबाइल से चिपका रहता था। वो बेड के साइड में आँखें बंद किए उनकी गुफ्तगू सुना करती। बासित दूसरी तरफ से आने वाली पुरजोश और जज़्बाती बातों पर हूँ-हाँ में जवाब दिया करता था। ना मालूम वो उसकी मौजूदगी के ख़्याल से झिझकता था या वो अपने जज़्बात के इज़हार की क़ब्ल अज़ वक़्त तशहीर पसंद नहीं करता था। मगर दूसरी जानिब ऐसी कोई क़ैद ना थी। बासित की गैर मौजूदगी में वो घर चली आई। आपकी तारीफ़ वरीशा ने गेट खोला तो वो बिना कुछ कहे बड़े इम्तराक से अंदर चली आई थी। हमारी तारीफ उसने सरतापा वरीशा को देखते हुए मगरूराना लहजे में कहा, फिर इठला कर बोली, लोग करते हैं लेकिन फिर भी बता देती हूँ, मैं इस घर की असल मालकिन हूँ। मुनज़्ज़ा रेड साड़ी जिस पर सिल्वर वर्क झिलमिला रहा था, वैसे ही ज्वेलरी में उसके भरे भरे नक्श वाला चेहरा, रेड लिपस्टिक से रंगीन होंठ दिलकश लग रहे थे। वो दिलरुबा हुस्न की मालिक थी। बैठिए प्लीज। लम्हे भर में उसने खुद पर काबू पाया था। ये मेरा घर है, यहाँ रहने की बैठने की इजाज़त तुमसे लेने की ज़रूरत नहीं है मुझे। साड़ी का पल्लू बाएँ हाथ से दाएँ-बाएँ हरकत देते हुए वो रौबदार लहजे में कह रही थी। उसके हासिदाना निगाहें वरीशा पर थीं। उसे इस में बासित अंदर दाखिल हुआ था और उसे देखकर हैरान रह गया। मुन्नज़्ज़ा तुम यहाँ? हाँ डार्लिंग, मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज़ दूँ। वो मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी और बड़े इस्तेहकाक से उसके गले में बाहें डालते हुए कहा। उसकी इस हरकत पर वो बुरी तरह सटपटा गया। बेसाख्ता निगाह सामने खड़ी वरीशा पर उठी थी, जो खुद उँगलियों को मरोड़ती हुई नर्वस लग रही थी। ओके बैठो। बहुत नरमी से उसके बाजू गले से निकालते हुए वो मुखातिब हुआ। फिर टाई की नॉट ढीली करने लगा। खाना लगा दूँ? गुमगु की कैफियत में खड़ी वरीशा के लबों से आवाज़ निकली। उन दोनों के दरमियान खड़े रहना उसे बहुत दुश्वार लग रहा था। हाँ, बासित ने धीमे से कहा था। वो सीधी किचन में आ गई। लंच में चिकन चिल्लीज़ मटर पुलाव बनाया था। स्वीट डिश में फ्रूट ट्राइफल था, सलाद और रायता सब तैयार था। तमाम डिशेज़ उसने डाइनिंग टेबल पर सजा दी थी। बासित को इत्तला देकर वो फुलके बनाने लगी। वो खाने में मगन थे। दोनों में से एक ने भी उसे दावत ना दी थी। गरम फुलके पहुँचाने जब वो जाती तो बड़े तहक्कुम भरी अंदाज में ऑर्डर मिलता। ग्लास में पानी भर दो, वो डिश उठा कर देना, ये रोटी के किनारे कच्चे हैं, ढंग से पकाना नहीं आता, पुलाव में मिर्चें तेज़ है, मटर भी पूरी तरह नहीं गले। उससे अच्छा और टेस्टी खाना मेरा बटलर बनाता है। खाने के साथ पूरी तरह इंसाफ करते हुए वो बराबर ऐब जोई में मशगूल थी। बासित गोया कान और ज़बान गिरवी रखे बैठा था। खाने के बाद कॉफ़ी की फ़रमाइश हुई, फिर चाय की। वो सर झुकाए एक के बाद एक हुक्म की तामील करती गई। लाउंज में उनके कहकाओं, बातें और हर सू गूँज रही थी। शाम में वो बासित के हमरा चली गई। सब्र व बर्दाश्त की पहली इंतहा थी। उसके बाद उसने मामूल बना लिया। हर दूसरे दिन वो मौजूद होती। घर की हर शय से लेकर बासित पर भरपूर हक जताती हुई। वरीशा की खामोशी ने उसके हौसलों को तक़वियत दी थी, जो वो उसको कुछ गिरदानती न थी। अलबत्ता बासित अब उसकी रोज़-रोज़ की आमद और फिर वरीशा की दुर्गत पर कन्फ्यूज़ नज़र आने लगा था। वरीशा को उँगली के इशारों पर मुतहर्रिक रखती थी, फिर उसके हवाले से तंज़ करना बासित को नर्वस कर रहा था। अब उसकी यही ख्वाहिश होती कि वो उसके साथ घर में ज़्यादा वक़्त ना गुज़ारे। उस दिन वो आम लेकर आया जो खूबसूरत पैकिंग में थे और आम देखते ही उसके ज़हन में आकिब की याद इस अंदाज़ में आई कि वो दम बख़ुद सी खड़ी रह गई। तुम्हारे लिए बाग के सारे आम ले आया हूँ, खाओ, कितने खाओगी? वो सचमुच कई पेटियाँ आम कार की डिग्गी में भर कर ले आया था। सच आकिब तुम कितने अच्छे हो। उसने पेटी से आम निकाल कर दुपट्टे से साफ़ किया और खाने लगी। ला हौल वला कुव्वत सुस्त लड़की, धो तो लेती इसको। साफ किया तो है दुपट्टे से। अल्लाह हाफ़िज़ है हमारे मेदों का। तुम खाना भी इसी तरह पकाओगी? हाँ, अगर मेदों का इतना ही ख़्याल है तो मुलाज़िम रख लेना। ये बात दादी जान के आगे मत कह देना। इतनी बुद्धू नहीं हूँ मैं, इतनी नहीं हो पर हो ज़रूर। उसने शरारत से छेड़ा। आकिब वो गुस्से से बोली। जी जाने आकिब, उसके अंदाज़ में मोहब्बत के तमाम रंग थे। ऐसी बातें मत किया करो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। ज़रूर, ज़रूर, ये जान तुम्हारे लिए ही है जानेमन। उसने चिढ़कर आम और गुठली दूर उछाली और आगे बढ़ने लगी। नाराज़ मत हो यार, मैं मज़ाक कर रहा था। रुको, सुनो तो सही। आम लेने गया तो एक लतीफ़ा हो गया। वो रुक गई। क्या हुआ? अंदाज़ में मसनूई नाराज़गी थी। मैंने एक आम वाले से पूछा, खान साहब मैं ये सारे आम खरीद रहा हूँ, इन्हें पैक कर दो। झूठे, ये कोई लतीफ़ा है? पूरी बात तो सुनो। मेरी बात सुनकर खान गुस्से से बोला, नहीं, हम सारा माल तुमको नहीं बेचेगा। मैंने कहा, खान साहब मैं मुँह मांगे दाम खरीद रहा हूँ। तो वो बोला, तुम हमारा बात का मतलब समझा नहीं। अगर आम सारा
अगर हम सारा माल तुमको बेच देगा तो सारा दिन क्या बेचेगा? उसकी हंसी के ब्रेक फेल हो गए थे। आकिब मुस्कुराता हुआ उसे बेतहाशा हंसते हुए देख रहा था। आम का डिब्बा उसके हाथों से छूट गया। आंखों तले अंधेरा छा गया। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? बासित ने बढ़कर उसे थामा था। जी मैं ठीक हूँ। वो भी दब कर उसकी गिरफ्त से निकली थी। आम तुम्हें पसंद नहीं है? बासित ने डब्बा उठाकर रखते हुए पूछा। नहीं, मैं उसकी खुशबू से भी चिढ़ती हूँ। आकिब की वफात के बाद उसे इस फल से भी नफरत हो गई थी। आम का मौसम नहीं है, आपको कहाँ से मिल गए? वो बिला ज़रूरत बात करके अपनी झेप को मिटा रही थी, क्योंकि उसके इस चौंका देने वाले तर्ज़ अमल से बासित उलझ गया था। उसकी ज़हीन आँखें इसी अंदाज़ में उसका जायज़ा ले रही थी, जैसे उसका माज़ी जानना चाह रही हो। अजीब खोज थी। आउट ऑफ सीज़न भी मिल जाता है, इंसान अफ़ोर्ड कर सकता हो तो। वो आम का पैक शुदा डब्बा उठाकर चौकीदार को दे आया था। आज सुबह से ही उसकी तबीयत उदास थी, क्योंकि आज आकिब की सालगिरह मनाई जाती थी। सारा दिन वो गमज़दा रही थी, चाय और स्लाइस के अलावा कुछ न खाया था। आज खिलाफ़े तवक्को सारा दिन बासित घर में ही रहा था और उसे मालूम भी ना हो सका था कि वो हर लम्हा उसकी तजस्सुस निगाहों के हिसार में रही थी। रात ख्वाब में भी उसे आकिब ही नज़र आ रहा था। शादी का घर था, बारात की तैयारी उरूज पर थी। अहमर भाई दूल्हा बने कार में बैठना चाहते थे, मगर चाबी ऊपर उनके कमरे में रह गई थी। वक़्त के पाबंद ताया जान का गुस्सा उरूज पर था। अहमर भाई के दोस्त और दूसरे रिश्तेदार आतिशबाज़ी के अलावा फायरिंग कर रहे थे कि आजकल उन फ़ुज़ूलियात के बगैर खुशियाँ अधूरी समझी जाती हैं। उस वक़्त भी यही सब हो रहा था। वो ऊपर जा रहा था, वरीशा नीचे उतर रही थी। उस वक़्त उसकी सज-धज निराली थी। डार्क पर्पल शरारा सूट पर गोल्डन फैंसी काम था। हमरंग ज्वेलरी और महारत से किए गए मेकअप में उसका नौखेज़ हुस्न दो आतिशा नज़र आ रहा था। ओह! चश्मे बददूर, लगता है सारा मेकअप तुम पर ही खत्म हो गया है। दुल्हन के लिए कुछ मेकअप बचाया भी है या नहीं? वो उसे पुरशौक नज़रों से देखते हुए कह रहा था। ये कौन-सा तरीका है तारीफ़ करने का? सीधे तारीफ़ नहीं कर सकते थे? वो मुँह बनाकर बोली। ऊपर से चाबी लेकर आ जाऊँ, फिर दिल खोल कर तारीफ़ करूँगा। ताया जान के गुस्से का ख़्याल आते ही कहता हुआ ऊपर की जानिब दौड़ा था। चाबी ऊपर से ही फेंक दो, हम तुम्हारे साथ ही जाएँगे। मेरे पास टाइम नहीं है फ़ालतू लोगों को ले जाने का। अगर तुम तन्हा चलती हो तो ठीक है। वो हँसता हुआ गोया हुआ, तुम्हारे साथ मैं तन्हा जाऊँगी, मुँह धो रखो। सोच लो वरना सारी ज़िंदगी याद करोगी। उसकी शोख लहज़े में ऐसा कोई एहसास ज़रूर था जिसने लम्हे भर में वरीशा को सहमा दिया था। फिर वो शानें झटकती हुई नीचे उतरने लगी। रुको यार, मैं चाबी देकर आ रहा हूँ। वो उसे रुकने का इशारा करके भागता हुआ ऊपर गया था। अहमर के कमरे से चाबी लेकर टेरेस से नीचे झुककर अहमर से छोटे आमिर की तरफ उछाली थी और वो पीछे हट ही रहा था कि फायरिंग की जद में आ गया। गोली सीधी उसकी पेशानी में घुसती चली गई। लम्हे भर को समा थम गया। वक़्त की गर्दिशें रुक गई। फिर बहुत सारे मंज़र एक के बाद दीगरे बदलते गए। खून से लथपथ वजूद, कफ़न में लिपटा उसका ज़र्द चेहरा, अगरबत्तियों, काफ़ूर की खुशबू, गुलाब के फूल, आहें, सिसकियाँ, आँसू। वो चीखती हुई उठ बैठी थी। क्या हुआ? बासित उस पर झुका हुआ पूछ रहा था। आकिब, आकिब, साँस उसकी धौंकने की तरह चल रही थी। वो आबीदगी की कैफ़ियत में पुकार रही थी। बासित ने लैंप रोशन करके उसकी तरफ देखा। वो उसी तरह आँखें बंद किए दोबारा लेट गई थी। बासित ने उसकी तरफ सोचती हुई नज़रों से देखा। ब्राउन सिल्क की गेसू तकिए पर बेतरतीबी से पड़े थे। लाइट ब्लू सूट में उसके खूबसूरत चेहरे की जर्दी नुमायाँ थी। स्याह पलकें शबनमी कतरों से तर थीं। वो ख्वाब की कैफियत में जिस तरह मदहोशी से उठी थी, उसी बेखबरी से सो रही थी। वो झुका हुआ उसे बगौर देख रहा था। उसके दिल की हालत ज़ेर-ओ-ज़बर थी। उसके शकूक को यकीन की बुनियाद मिल गई थी। वो सारी रात एक ही फ़िक्रे के गिरदाब में डूबता उभरता रहा था। आकिब, आकिब, आकिब कौन है ये आकिब? वो सारी रात जागता रहा, सोचता रहा। हसद और रकाबत की आग उसके पोर-पोर में सुलगने लगी थी। बेजी का फ़ोन आया था। उनका इसरार था कि वो एक चक्कर कराची का लगाएँ। 6 माह हो चुके हैं उन्हें उनसे दूर हुए। माजी तो बाकायदगा बासित से नाराज़गी का इज़हार कर रही थी। भैया-भाभी की प्यार भरी ताकीद थी कि वो जल्द से जल्द आएँ। वरीशा को वो अभी भी मुनज़्ज़ा से बचने की तरग़ीब देना ना भूलती थी। वो बासित से मुनज़्ज़ा के मुसलसल राब्ते और ताल्लुक़ से बेख़बर थीं। उन्हें मालूम न था वो माँ-बेटी एबटाबाद में मुक़ीम हैं और उनकी मंशा पर ही बासित ने अपना ट्रांसफ़र एबटाबाद करवाया था और वो जल्द अज़ जल्द शादी की तैयारियों में मसरूफ़ है। वो सब इन बातों से बेख़बर समझ रहे थे कि वो वरीशा की मोहब्बत में भूल गया है। उसके लिए हसीन तरीन लड़की का इंतख़ाब करने का मकसद यही था, क्योंकि ज़हर ज़हर को मारता है और हुस्न हुस्न को। उनको इस खुशफ़हमी और इत्मीनान में मुब्तला करने वाली वरीशा थी, जिसने असल हक़ाइक़ छुपाकर उन्हें अपनी और बासित की झूठी दास्तानें सुनाई थीं और उन्हें फ़िक्र-ओ-इज़्तिराब से आज़ाद कर दिया था। वो ऐसी ही थी, सबकी फ़िक्रें और तकलीफ़ें अपने दामन में समेट लेने वाली, अपने बदले की खुशियाँ और राहतें दूसरों में बाँट देने वाली।
गुदास दिल, हसास तबीयत लड़की। ये किचन के सामान की लिस्ट है। वो बाहर निकल रहा था जब उसने लिस्ट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुझे ऐसे शॉपिंग का कोई तजुर्बा नहीं है। मेरे कोलीग ने घरदारी की थी, अब वो छुट्टियों पर है। उसने वजाहत दी थी। लेकिन सामान खत्म हो चुका है सारा। डिनर में बनाने के लिए भी कुछ नहीं है। उसके अंदाज में फिक्रमंदी थी। मेरे पास टाइम नहीं है, अभी ज्वेलर के पास जाना है। रात में होटल से ले आऊंगा। कल मेरे साथ चली जाना शॉपिंग करने। वो उजलत में कहता हुआ बाहर निकल गया। वरिशा दरवाजा बंद करके किचन की तरफ बढ़ गई। सिंक में पड़े नाश्ते के बर्तन धोते हुए उसका ज़हन बासित के मुताल्लिक ही सोच रहा था। पिछले चंद दिनों से उसका रवैया नाकाबिले फ़हम सा होता जा रहा था। कभी बिल्कुल खामोश हो जाता, कई-कई दिनों तक उसकी संजीदगी और बेज़ारी अरूज पर रहती। वो उससे इतना बेज़ार और उखड़ा-उखड़ा रहता कि ज़िंदगी तंग पड़ने लगती, या फिर उसकी निगाहें अजीब अंदाज में अपने इर्द-गिर्द महसूस करती, जैसे वो कुछ खोज रहा हो, तलाश रहा हो। कोई बेचैनी, कोई सवाल अक्सर उसके लबों के गोशों पर फड़फड़ा कर रह जाता था, जिसको वो किसी मसलहत के तहत लबों से अदा ना कर पाता था। ना मालूम उसे क्या परेशानी थी, क्या मसला दरपेश था, जिसने उसकी रातों की नींदें भी उड़ा कर रख दी थी। इस नामालूम इज़्तिराब में वो अपनी मोहब्बत, अपने जुनून को भी बाज़ औक़ात नज़रअंदाज़ कर देता था। रातों को आने वाली मुनज़्ज़ब की कॉल्स रिसीव ना करता, बल्कि सेल फ़ोन ही ऑफ़ कर देता था। जब से आकर उसने वरीशा को तंग करना शुरू किया था, तब से बासित ने उससे बाहर ही मिलना जारी रखा था। वो घर की ख़्वाहिश ज़ाहिर भी करती, तो वो किसी न किसी बहाने से रोक दिया करता था। 6 माह के अरसे में पहली बार उसने उसे बाहर ले जाने की बात की थी। लहज़ा भी ख़ासा मेहरबान और नरम था। कभी-कभी ही वो इस अंदाज़ में बात करने का आदी था। आज वो ज्वेलर के पास जाने का कह रहा था। शायद उसकी शादी की डेट करीब ही थी। वो उन्हीं ही सोचों में उलझी हुई बर्तन धोने के बाद सिंक धो रही थी, जब वो वहाँ दाख़िल हुआ। मेरे ख़्याल में आज हम शॉपिंग कर लेते हैं। ज्वेलर के पास मैं कल चला जाऊँगा। उसकी इस्तेजाबिया नज़रों के जवाब में वो खोया हुआ। मौसम हल्की खुनकी लिए हुए था। बाज़ार में खुली दुकानों के दरों-दीवारों पर हल्की धूप खड़ी थी। सूरज की किरणों की गरमाई इस ठंडे माहौल में सरवर अंगेज थी। रॉयल ब्लू गरम सूट पर रंगीन धागों शीशों से दीदा ज़ेब काम था। उसकी हमरंग चादर ओढ़े वो सादा चेहरे के बावजूद बहुत दिलकश और मुनफ़िद नज़र आ रही थी। बासित की बेसाख्ता निगाहें कई बार उसके चादर के हाले में लिपटे बावक़ार पाकीज़ा चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। वो सोच रहा था, हुस्न बेहिजाब मुतासिर कन होता है, या हिजाब में रहकर सहर अंगेज़। सामान की खरीदारी में बासित ने खासी मदद करवाई। इस दौरान खाने का वक़्त हुआ तो वो उसे एक होटल में लेकर चला आया। उन्होंने वहाँ न सिर्फ़ खाना खाया, बल्कि वो डिनर के लिए भी खाना पैक करवा कर ले आया था। वरीशा, वरीशा, वो होटल से निकलकर कार की तरफ बढ़ रही थी जब उसके कानों में शनासा आवाज़ गूंजी। वो ठिठक कर रह गई। वरीशा, थैंक गॉड ये तुम ही हो। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा रंग-रूप, तुम किसके साथ आई हो? रिमशा वहीं उससे लिपट गई थी, साथ-साथ बड़ी हैरानगी से उससे सवालात करती चली गई। बिल अदा करके आता हुआ बासित उन्हें मिलते देखकर रुक गया था, अपने शौहर के साथ। बासित की तरफ रिमशा की पुश्त थी। बासित बहुत गौर से वरीशा को देख रहा था, जिसके चेहरे पर उस लड़की को देखकर मुसर्रत व तफक्कुर के साए लरज़ाते। आँखों में अजीब-सा खौफ उतर आया था। वो भी बासित को देख चुकी थी और तारुफ़ करवाना ही चाहती थी कि वो बड़े पुरजोश अंदाज में गोया यूँ, मुबारक हो माय डियर। आकिब भाई से तो मुझे डबल ट्रीट लेनी होगी। कहाँ है आकिब भाई? वो उसकी निगाहों के ताक़ुब में घूमी थी। आकिब भाई? लेकिन सामने खड़े खूबरू हैंडसम अजनबी शख्स को देखकर उसके मुस्कुराते लब यकदम भीग गए। आंखें हैरत से उबल पड़ी थी। ये बासित कामरान है, मेरे शौहर। ये रिमशा है, मेरी क्लास फेलो और बेस्ट फ्रेंड। शादी के बाद कनाडा चली गई थी। बहुत बुर्दबारी और तहम्मुल से वरीशा ने दोनों का तारुफ कराया था। रिमशा का धुआं-धुआं चेहरा, मुतगय्यर होती रंगत उसके दिल पर गुजरती कयामत की अक्कासी थी। खुद उसके अंदर भी भयानक अफरा-तफरी फैली हुई थी। अव्वल इस तरह सरेराह रिमशा से मुलाकात, दूसरा जिस तरह आकिब का नाम लेकर उसका पुकारना, बासित को देखकर रिएक्ट करना। वो आकिब के इस दुख को भूल गई थी, जो रिमशा को देखकर असर नौबेदार हुआ था, मगर रिमशा की बदहवासी और बौखलाहट ने जो बासित की निगाहों में शक व इश्तिआल के तअस्सुर पैदा किए थे, उसकी हसास तबीयत से पोशीदा न रह सके थे। वो बुरी तरह सहम गई थी। बासित ने बमुश्किल अपनी बिफरी अना के जुनून को काबू किया था। अपने बदतरीन ख़दशों का अभी उसे पक्का सबूत मिल गया था। ये एहसास ही उसके लिए सुहाने रूह था कि वो मासूम हुस्न रखने वाली कलियों की तरह पाकीज़ा और शफ़ाफ़ नज़र आने वाली लड़की का किरदार उसकी तरह शफ़ाफ़ न था। उसकी ज़िंदगी में इससे क़ब्ल भी मर्द रहा है, और यही एहसास उसे छलनी करने लगा। तीनों के अंदरूनी हालात एक जैसे ही थे।
तीनों ही शॉक्ड थे, मगर वज़हदारी و अखलाकियात का परचम बुलंद किए हुए होठों पर जबरन मुस्कुराहट सजाए रस्मी कलमात अदा हुए थे। बासित ने उसे घर मदऊ किया था। आप मुझे इनवाइट ना भी करते तो मैं आ जाती, क्योंकि मैं सिर्फ कल तक हूँ यहाँ, परसों लाहौर चली जाऊंगी। रिमशा उससे एड्रेस समझने के बाद चली गई थी। उन दोनों की वापसी का सफर बहुत कठिन और दुश्वार था। आते में जिस चेहरे को वो चोरी-चोरी देखता रहा था, अब जाते में एक नज़र उस पर डालने का ख्वाह न था। वरीशा भी दम साधे बैठी थी। वो घर में दाखिल हुआ तो शाम ढलने वाली थी। फिज़ा में कहर बढ़ने लगी थी। बासित का मूड बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। चौकीदार को उसने हिदायत दे दी थी कि कोई भी आए उसे बाहर से ही लौटा दिया जाए। सेल फोन भी ऑफ कर दिया था। इस वक्त उसे मुनज़्ज़ा की सूरत देखने, आवाज़ सुनने की भी ज़रूरत न थी। रात में उसने खाने से इनकार कर दिया। भूख वरीशा को भी न लगी थी। माहौल में अजीब-सी वहशत व पुरहौल सुकूत फैल गया था। बासित वहाँ से आने के बाद कमरे में बंद था। वरीशा से वरीशा से उसने कोई बात ना की थी। वो खाने का पूछने लगी तो बड़े सख्त लहजे में इनकार किया था। वो खामोशी से चली आई। दिल अजीब अंदाज में धड़क रहा था। अव्वल रोज़ से ही वो उसके मिजाज देखती आई थी। उसके गुस्से और नापसंदीदगी की ज़द में रही थी। मगर आज उसका मिजाज इश्तियाल सबसे सवा था। सारी रात गोया कांटों पर बसर हुई थी। वरीशा ने बेड पर करवटें बदलते रोते हुए गुजारी तो वो इस बर्फीली सर्दी में कंबल और जैकेट से बेनियाज टेरेस पर टहलता रहा था। न मालूम कौन सी ऐसी आग भड़क उठी थी जिसने उसे रगों में जमाने वाली सर्दी से बेनियाज रखा था। शायद हसद और रकाबत की आग जलन हर आग से बढ़कर होती है। वो बेडरूम में नहीं आया था और सुबह नाश्ता किए बगैर ही ऑफिस चला गया था। वरीशा उसकी खामोशी से बुरी तरह डिस्टर्ब हुई थी। ज़हनी दबाव और रात भर जागने के बायस उसके सर में दर्द होता रहा। तबीयत पर कसलमंदी सी हो गई थी। वो चाय पीकर पकाने की तैयारियों में लगी थी, क्योंकि आज रिमशा को आना था और उसे यकीन था वो यहाँ आने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, क्योंकि उसकी शादी के बाद उसके वालिदैन अपने बेटे के पास जद्दा चले गए थे। घर फ़रोख्त करके फिर रिमशा से भी चंद माह तक राब्ता रहा था, जो गो-ना-गो मसरूफियात की वजह से कम होते-होते बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। वो उसकी बेहतरीन दोस्त थी। एक ही मोहल्ले में रहने के बायस आकिब से भी मुलाकात रहती थी। उनके दरमियान होने वाली अक्सर लड़ाइयों में वही सालिसी का रोल अदा करती थी। वो अभी चिकन धो रही थी जब वो ड्राइवर के हमराह आई थी। हाथ में ताज़ा फूलों का बड़ा सा बुके, केक और गिफ्ट्स पकड़े थे। तुम्हारे शौहर कहाँ हैं? रस्मी सलाम दुआ के बाद वो इस्तफसार करने लगी। उसके अंदाज में बेचैनी और इज़्तिराब था। वो बहुत सादा हुलिये में आई थी। कल जैसी शोखी और मुसर्रत उसके लहजे से मफ़कूद थी। ऑफिस गए हैं? वो उसके करीब बैठते हुए बोली। ऑफिस? आज संडे है। ओह! मेरे ज़हन से निकल गया। वैसे वो घर में नहीं है। वरीशा, कल से अब तक मैंने वक़्त काँटों पर बसर किया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम्हें कभी आकिब भाई के साथ नहीं किसी और के साथ देखूँगी। क्या हुआ? किस वजह से तुम और वो एक ना हो सके? तुम्हारे दरमियान वो आम रिवायती समाज भी ना था जो हमारे मुआशरे में अमूमन होता है। दादी, चचा, चची सब तुम्हें बेहद चाहते थे और आकिब की दीवानगी की कोई हद ही ना थी। खुद से बढ़कर ख़्याल रखते थे तुम्हारा। शायद ही किसी ने किसी से इतनी मोहब्बत की हो जितनी वो तुमसे करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ? किस संगदिल ने तुम दोनों को जुदा कर दिया? वो एक साँस में बोलती गई। मौत ने। उसे अपनी आवाज़ खुद किसी गहरे कुएँ से आती महसूस हुई। व्हाट? ये तुम क्या कह रही हो? वो सदमे और बेयकीनी की इंतहा पर थी। वरीशा की आँखों से बेआवाज़ आँसू गिरने लगे। आकिब भाई की डेथ? मगर किस तरह? काफ़ी देर बाद वो इस शॉक से सँभली तो शिद्दतों से रो पड़ी थी। वरीशा खुद को सँभाल चुकी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये सब कैसे हुआ? रिमशा रोते हुए कह रही थी। अहमर भाई की शादी वाले दिन बारात के जाते वक़्त वो उनकी कार की चाबी लेने उनके कमरे में गया था। चाबी नीचे उछालकर वो हट ही रहा था कि अहमर भाई की किसी दोस्त जो उनकी शादी की खुशी में फायरिंग कर रहे थे, उनके रिवॉल्वर से निकली किसी गोली का वो शिकार हो गया था। पुराने ज़ख्मों के टाँके फिर से खुल गए थे। हर ज़ख्म, हर तकलीफ़ ताज़ा हो गई थी। उसके करीब बैठी रिमशा रो रही थी। आकिब को याद कर रही थी। वो उसके हक़ से महरूम कर दी गई थी। आकिब जो कभी सब कुछ था, अब कुछ न रहा था। उसकी साँस के साथ सब कुछ टूट गया था, कभी न जुड़ने के लिए। आकिब की याद को उसने अपने दिल से खुरच कर फेंकने की सही की थी, क्योंकि वो अब कमसिन लड़की ना रही थी। एक इज़्ज़तदार घराने की बहू, एक बाइज़्ज़त व बावफ़ा शख़्स की बीवी थी, और बीवी को ये ज़ेब नहीं देता कि वो अपने मिजाजी खुदा के घर में बैठकर अपने साबका मंगेतर की याद में आँसू बहाए। आँसुओं पर इख्तियार कब रहता है, यादों पर पहरे कौन बैठा सकता है? मगर औरत की हुर्मत व वफ़ा का पास यही था कि दिल पर पत्थर रख लिया करती थी। आँखों को नम होने ना देती, ख्वाह दिल में रिमझिम होती ही रही। इस वक़्त भी वो खुद से नबर्द आज़मा थी। आकिब के बाद चचा, दादी और चची भी दुनिया छोड़ गए। 1 साल के अंदर चचा की फ़ैमिली खाक तले जा सोई, सब ख़त्म हो गया। उसने आँखें खुश्क करते हुए कहा। रमशा ने उसे सीने से लगा लिया। तुम्हारा हौसला, तुम्हारा सब्र, तुम्हारी बर्दाश्त देखकर मैं दंग रह गई हूँ वरीशा। तुम बिल्कुल बदल गई हो। इतनी संजीदगी तुम्हारे अंदर आ गई है। मुझे लगता है हँसना तो क्या,
तुम मुस्कुराना भी भूल चुकी हो। दादी जान को कितनी चिढ़ थी ना तुम्हारे हँसने से। अगर आज वो हम में होती तो कहती, वरीशा तुम हँसा करो, तुम हँसती अच्छी लगती हो। रिमशा पर हुनूस रिक्कत तारी थी। मेरा दिल मुर्दा हो गया है। दादी जान ठीक कहती थी, ज्यादा हँसने से चेहरा बेरौनक हो जाता है। फटकार बरसने लगती है। जो बहुत हँसता है वो बहुत रोता भी है। खासी देर वो अहद रफ्ता को याद करती रही थी। इस दौरान रिमशा ने सिर्फ कॉफी पी थी। ऐसे अनदोहनाक हकायक ने उसकी भूख प्यास उड़ा कर रख दी थी। वरीशा की हर मुमकिन कोशिश के बावजूद उसने उसे दावत को कोई एहतमाम न करने दिया था। वो बातों से सैर होना चाहती थी। वरीशा, बासित भाई कैसे हैं? शख्सियत उनकी गुड लुकिंग है, मगर तुम्हारे साथ उनका रवैया कैसा है? क्या वो सब जानते हैं? तुम खुश हो? हस्बे आदत उसने कई सवाल पै दर पै कर डाले थे। बहुत केयरिंग है, बहुत मोहब्बत करते हैं। आकिब के बारे में मैंने उनको नहीं बताया। तुम बताओ क्या बताना चाहिए? वो कल रात से बासित का रवैया देखकर दिल में उभरने वाले सवाल की बाबत पूछ बैठी। नहीं, हरगिज नहीं। भूल कर भी ये बेवकूफी मत करना। मर्द खुद कहीं भी गुल खिलाते फिरें, शादी के बाद भी दूसरी औरतों के चक्करों में रहें, दूसरी तीसरी शादियां करें, ये सब अपने लिए जायज व हलाल समझते हैं, मगर खुद से वाबस्ता होने वाली औरत को इतना पाक व साफ समझेंगे कि उसके ख्वाबों में भी किसी मर्द का तस्वुर न आया हो। ये दोगली ज़हनियत के होते हैं। तुम्हारा और आकिब भाई का रिश्ता कितना पाकीज़ा व मुक़द्दस था तुम जानती हो, या हम? अगर उन्हें बताओगी तो अच्छा ना होगा। रिमशा लंच के लिए नहीं ठहरी थी। उसको लाहौर जाना था, वहाँ चंद दिन रुककर कराची, जहाँ से उसकी वापसी कनाडा थी। बड़ी उदास व मलूल सी वो वापस गई थी। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, बासित घर नहीं आया था। उसकी फिक्र से हालत गिर होने लगी। वो इस तरह कभी नहीं गया था। अगर जाता भी था तो घर पर कुछ वक्त गुजार कर जाता था। वक्त तेजी से गुजर रहा था और उसकी धड़कनें बेतरतीब होती जा रही थी। वसवसे उसके जहन का घेराव करके चैनो करार लूट रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था वो किससे उसका मालूम करे। वो किसी से भी वाकिफ नहीं थी। उसने ये इख्तियार भी कब दिया था? रात के तारीख साए धरती पर पूरी तरह साया फिगन हो गए। वो नहीं आया, वो दिल पकड़ कर बैठती चली गई। बासित की जफ़ाएँ, बेएतनाई व बेरुखी सब पस से पुश्त चली गईं। अब उसे याद था तो सिर्फ़ ये कि वो उसका मिजाजी खुदा है। उसकी ज़िंदगी का हर सुख, हर दुःख उसकी ज़ात से वाबस्ता है। उसे अपनी तड़प व बेचैनी पर हैरत थी। वो उस शख्स के लिए आँसू बहा रही थी, उस शख्स के लिए फ़िक्रमंद थी जिसने पहली शब ही उसकी आरज़ुओं, ख़्वाहिशों को बेरहमी से अपने कदमों तले रौंद डाला था और बहुत सफ़ाकी से उसकी ज़ात को नापसंदीदा करार दिया था। उसके बाद भी वो मनमानी करता रहा था। उसकी मौजूदगी की परवाह किए बिना मुनज़्ज़ा से आज़ादाना मेल-जोल, सेल पर हर शब रोमांस भरी गुफ्तगू करना वक़्ती तौर पर उसे बज़्ज़न कर दिया था। मगर इन लम्हों में उस पर इंकिशाफ़ हुआ था कि निकाह के मुक़द्दस 3 लफ़्ज़ों में कैसी ताकत व क़ुव्वत होती है, जो औरत को पुराने ताल्लुक भुलाकर इस ताल्लुक को हमेशा के लिए असीर कर देती है। दिल के फ्रेम से आकिब की तस्वीर ना मालूम कब महव हुई थी। अब वहाँ बासित की हुक्मरानी थी। उसका जीता जागता तसव्वुर विराजमान था। दिल की इस बेइख्तियारी पर वो शशदर थी। इशा की नमाज से फारिग होकर वो सरबसजूद कितनी ही देर तक बासित की खैरियत से आने की दुआएं मांगती रही थी। फिर चौकीदार के इस इंकशाफ ने उसे सरतापा लर्जा कर रख दिया कि वो शाम में गाड़ी लेकर गया है। उसे समझने में देर ना लगी। वो बैरूनी दरवाजे से दाखिल होकर लाउंज से मुलहका कमरे में बैठ गया और इन दोनों की गुफ्तगू सुनता रहा था। उसकी गैर मौजूदगी के ख्याल से उन्होंने कोई एहतियात भी न बरती थी। वो सब सुनता रहा था। सारी हकीकत उसके आगे अयां हो चुकी थी। कल रिमशा के मुंह से आकिब का नाम सुनकर सारी रात उसने जिस टेंशन में गुजारी थी और सुबह खाए पिए बिना घर से निकल गया था, सब सुनकर उसका क्या हाल हुआ होगा। वो मुतवहिश सी टहल रही थी। कई घंटे गुजर जाने के बाद भी उसके आंसुओं की रवानी कम न हुई थी। उसके जहन में रिमशा की आवाज गूंज रही थी। मर्द खुद ख्वाह कितनी ही गलाजत में लिथड़े हुए हों, मगर अपनी शरीक हयात के मुतालिक मामूली सी भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनका ज़र्फ बहुत कमतर होता है। बासित के कल से अब तक के सर्दो खामोश रवैये ने रिमशा की बात की तस्दीक की थी। रात गए वो लौटा था। कहाँ चले गए थे आप? बासित दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो वो जो अंदेशों वसवसों में अधमरी हो चुकी थी, उसे सामने देखकर बेइख्तियार उसके बाजू से लिपट कर रो पड़ी थी। अफ़सोस हो रहा है मेरे ज़िंदा वापस आने पर। वो उसकी गिरफ्त से बाजू छुड़ाकर तशरफ़ी से गोया हुआ था। वो शॉक्ड रह गई। ये आप क्या कह रहे हैं? उसकी आवाज़ काँपती हुई थी। आज आज कुछ पकाया भी है या सोग मनाती रही हो? बिखरे बाल, शिकन आलूद लिबास, सुर्ख़ बेख्वाबी ज़ाहिर करती मुश्तइल आँखें, ज़बान से शोले बरसाता वो शख़्स आतिशफ़ेशां बना हुआ था। किसका सोग? आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो काँपती आवाज़ में बोली। जवाबन उसके चेहरे से चिंगारियाँ निकलने लगी थीं। वो भस्म कर देने वाली निगाहों से
उसे घूरते हुए लफ्ज़ लफ्ज़ चबा कर कह रहा था, मेरी समाअतें बेअसर नहीं हैं, मेरी बसारत काम करती है, मैं तुम्हारे कल से आगाह हो चुका हूँ। वो कुछ तवक्कुफ़ के लिए खामोश हुआ था। तुमने मुझसे फ्रॉड किया, छुपाया अपना माज़ी और अपना दागदार किरदार लिए मुझसे नाता जोड़ लिया। ज़बान गोया दो धारी तलवार बन गई थी। बासित साहब प्लीज़, आपने सब सुन लिया है, तो ये भी सुन लिया होगा कि आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। आकिब, बहुत बहुत सुन चुका हूँ तुम्हारे मुँह से तुम्हारे आशिक का नाम। दिन तो तुम उसकी यादों में बसर करती हो और रातों को ख्वाबों में भी उसे पुकारती हो। मुझसे बड़ा बेगैरत कोई ना होगा जो तुम जैसी औरत के साथ ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ, जो साथ मेरे है मगर यादों में दूसरों की रहती है। वो इस वक़्त शकीउल क़ल्ब व तंग नज़री की पस्ती में गिरा हुआ संगदिल लग रहा था। शदीद इश्तिआल में वो महसूस भी न कर सका कि कितनी नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। आपने सिर्फ अपने मतलब की बात सुनी और चले गए और अब अपनी पस्त तरीन ज़हनियत की अक्कासी करके मेरे साफ़ माज़ी को गर्द आलूद कर रहे हैं। औरत हर दुःख, हर सितम, हर तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकती है, मगर अपनी पाकबाज़ी और इस्मत की उजली चादर पर रुसवाई या शक की मामूली सी गर्द भी उसे शेर बना देती है। वरीशा भी उसकी बोहतान आमेज़ गुफ्तगू बर्दाश्त ना कर सकी थी। बकवास बंद करो, मैं ख्वाह-मख्वाह खुद को तकलीफ़ देता रहा। शादी की पहली शब जो तुम्हारे साथ बर्ताव किया, हर वक़्त तुम्हारी तौहीन और तज़लील की, और फिर यहाँ लाकर रहने पर कुछ अरसे बाद ही मेरे ज़मीर ने मुझे झिंझोड़ना शुरू किया कि इस साबिर व ताबेदार सी लड़की को क्यों तुम घर वालों की ज़्यादती की सज़ा दे रहे हो। तुम्हारी खामोशी, खिदमतगुज़ारी, किसी भी लालच के बगैर मेरा ख़याल रखना, हर काम बिना कहे करना और इस पर मुस्तज़ाद घर वालों की हर रोज़ की तारीफ़ें, सच्ची मोहब्बत के मुज़ाहिरों ने गैर महसूस तरीके से मुझे तुम्हारे मुताल्लिक़ सोचने पर राग़िब कर दिया था। मैं जो शुरू-शुरू में तुमसे भागता था, तुम्हारी सूरत से चिढ़ थी मुझे। फिर मैं महसूस करने लगा, ऑफ़िस में मुझे टाइम गुज़ारना दुश्वार लगने लगा है। मेरे अंदर जल्द से जल्द घर भागने की ख़्वाहिश रहने लगी थी और घर आकर मेरा बाहर जाने को दिल नहीं करता था। चोरी-चोरी मैं तुम्हारा मुशाहिदा करने लगा कि जो तब्दीली मेरे अंदर सरायत कर चुकी है, उसने तुम्हें भी मुतासिर किया है या नहीं। 6 माह की भड़ास आज उसके सुलगते लहजे से अयां थी, मगर मुझे मायूसी हुई। तुम्हारा अंदाज़ वही था, किसी रोबोट की तरह जज़्बात व एहसास से आरी वजूद, सपाट चेहरा ओ बेजान, तुम किसी मशीन की तरह अपने फ़राइज़ की तकमील में सरगर्दा रहती हो। पहले मैंने ख़याल किया शायद मेरे बुरे रवैये ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया है, तुम मुझसे बदज़न हो गई हो और मैं अपने रवैये की तलाफ़ी करना ही चाहता था कि इत्तेफ़ाक़न मैंने तुम्हारी अम्मी से होने वाली तुम्हारी गुफ्तगू सुन ली, जिसमें तुमने उनसे ये कहकर रिसीवर रख दिया था कि तुम उनके लिए मर चुकी हो, आइंदा तुमसे कोई ताल्लुक़ न रखें। वो एक के बाद एक इंकशाफ़ कर रहा था। उस वक़्त मेरे दिल में तुम्हारी जानिब से बदगुमानी ने जन्म लिया था, क्योंकि कुछ ऐसे फ़िक्रे मैंने इसी तरह जज़्बाती अंदाज़ में बेजी से कहे थे जब उन्होंने मुनज़्ज़ा से शादी की ख़्वाहिश पर मेरा बॉयकॉट कर दिया था। तुम्हारी लाताल्लुकी और बेनियाज़ी का एक सिरा मिला तो रफ़्ता-रफ़्ता सारी गिरहें खुलने लगीं। एक के बाद दीगरे बहुत मौक़े मुझे मिले तुम्हें समझने के। मुनज़्ज़ा की आमद, मेरी उससे शादी का प्लान, रातों को उसकी कॉल्स, तुम सब पत्थर की मूरत की तरह देखती रही, सुनती रही। मैं मुंतज़िर रहा कि तुम मुझे मुनज़्ज़ा से मिलने से रोको, उसकी कॉल्स आएँ तो सेल उठाकर फेंक दो, मुझे शादी ना करने दो। मगर तुमने मेरी हर सोच की नफ़ी की, घर वालों को भी झूठी तसल्लियाँ देती रहीं। यहाँ मुझे पूरी आज़ादी मुनज़्ज़ा से मिलने की दी। सुना था औरत मर्द के मुकाबले में मामूली सी भी शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुँह का लुक़मा तक़सीम कर सकती है, शौहर नहीं। तुमने घर वालों के दबाव में आकर मुझसे शादी तो कर ली, मगर मुझे मिजाज़ी खुदा का रुतबा व मकाम ना दे सकी। कुछ दिन कब्ल तुम्हें ख्वाब में आकिब आकिब पुकारते देखकर मेरे शक को आधा यकीन मिला था। कल से आज तक इस पर यकीन और सदाकत की पक्की मुहर लग गई है। मर्द ऐसी बेवफ़ाई पर एक तवाइफ़ को तो माफ़ कर सकता है, मगर एक ऐसी लड़की को नहीं जो आला व मोतबर ख़ानदान का लेबल सजाकर किसी की बीवी बनी हो। ये टिकट है, सुबह ड्राइवर तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ आएगा। कराची जाकर अपने मुँह से बीजी को अपने माज़ी की दास्तान सुनाना। बहुत नाज़ है उन्हें अपनी इज़्ज़तदार ख़ानदानी बहू पर। सुबह मेरे उठने से कब्ल यहाँ से चली जाना, वरना वो सारा ज़हर उगल कर टिकट और कई नोटों की गड्डियाँ उसकी तरफ उछाल कर लंबे-लंबे डग भरता वहाँ से चला गया। उसकी जानिब देखे बिना, जो इतने बड़े इल्ज़ाम, इतनी बड़ी गाली को सुनकर बैठी की बैठी रह गई थी। स्लीपिंग पिल्स खाकर वो दिन चढ़े तक सोता रहा था। उठा तो दिन ख़ासा चढ़ आया था। उठते ही बेटी की तलब बेदार हुई थी। बेसाख्ता निगाह साइड टेबल पर गई, जहाँ पर सुबह बाप उड़ाता कप उसके लिए मौजूद होता था। वो बिना कहे उसकी हर ज़रूरत का ख़याल रखती थी और इसी सबब उसका दिल नरम कर चुकी थी। उसका तसव्वुर आते ही उसके होंठ नफ़रत आमेज़ अंदाज़ में सिकुड़ गए थे। वो उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। वहाँ जाकर उसे फिर झटका लगा था। हैंगर उसके इस्त्रीशुदा सूट से खाली था। वो झुँझलाता हुआ बाहर आया था। वार्डरोब से सूट निकालने में उसको अज़हद दुश्वारी हुई थी। हालाँकि तमाम सूट्स इस्त्रीशुदा हैंग हुए थे, मगर उसे आदत कहाँ रही थी। वरीशा आज खुद ये काम करती थी।
बात लेकर आया तो ड्रेसिंग टेबल पर रखे हर शय उसे खुद से दूर महसूस हो रही थी। एक अलबेली खुशबू बिखेरता खामोश वजूद उसकी निगाहों में मुतहर्रिक रहा था। वो हर सुबह उसकी तैयारियों में इस तरह मदद करती थी। वो उसकी ब्रीफकेस में फाइल्स और दीगर चीजें रखती थी। रोज लापरवाही से वो अपना सामान इधर-उधर रख दिया करता था। वो याद से उसके लिबास की जेबों से मुंतकिल करती थी। टेबल पर इश्तियाअंगेज़ खुशबुओं से महकता नाश्ता उसे अपनी जानिब राग़िब कर लिया करता था। वो खूबियों का मुरक्का थी, हर काम बड़ी फुर्ती और सलीकामंदी से करती थी। उसके हाथों के पके खानों में इतनी लज़्ज़त होती थी कि वो चाय भी बाहर पीना पसंद नहीं करता था। आज गोया सब ख़त्म हो गया था। वो तैयार होकर आया तो घर में सन्नाटे बैन कर रहे थे। वीरानी दरो-दीवार से लिपट-लिपट कर नौहा-कुन्हा थी। कल तक जो खामोश वजूद के दम से यहाँ बहारों के पैराहन लहलहाते थे, अब वहाँ ख़ज़ां अपने खाक आलू सरापा डाले बैठी थी। वो दिल की सदाओं को कदमों तले कुचल कर लाउंज की तरफ बढ़ गया। अंदर टेबल पर उसके नोटों की गड्डियां यूं ही पड़ी थी, अलबत्ता टिकट गायब था। गेट लॉस्ट, वो तसव्वुर में छाए उसके सरापे से मुखातिब हुआ। गेट लॉक करके बाहर आया तो चौकीदार ने बताया बेगम साहिबा सुबह एयरपोर्ट चली गई थी। उसका जहन बेशुमार इंतशारो इस्तिराब का शिकार था। अंदर इतनी वहशतो बेसुकूनी फैली हुई थी कि रग रग उसे चटकती हुई महसूस हो रही थी। दिल में इतना इश्तियाल लो जुनून था कि पूरी दुनिया को आग लगाने को दिल चाह रहा था। कितना वक़्त सड़कों पर मटर गश्त करते हुए गुज़रा था। दिल को चैन ओ करार किसी तौर ना मिला तो वो मुनज़्ज़ा की तरफ आ गया जो उसे देखकर फूलों की तरह खिल उठी। मिल गई फुर्सत, न कॉल रिसीव करते हो, न घर पर मिलते हो। वॉचमैन बाहर से ही कह देता है साहब घर पर नहीं है, कहाँ हो तुम? बड़े नाज से इठलाकर वो उसके करीब बैठ गई। स्याह वेलवेट का चुस्त लिबास, इम्पोर्टेड खुशबुओं से महकता वजूद और खूबसूरत चेहरे पर ताज़ा मेकअप की सुर्खियाँ। अंदाज में भला की वारफ्तगी और वालेहानापन उसका हर अंदाज़े दिलरुबाई यो रानाई से भरपूर था। प्लीज़ चाय पिलवाओ, अपने हाथों की बनी हुई, सर में दर्द हो रहा है। बासित आंटी को सलाम करके उससे मुखातिब हुआ। उसके शिकवे अज़ खुद नज़रअंदाज किए थे उसने। चाय और मैं बनाऊँ? अपने हाथों से वो खिलखिलाकर हँस पड़ी थी। मैंने तुम्हें कोई जोक नहीं सुनाया, चाय की फ़रमाइश किया। आग उसके अंदर पहले ही भड़क रही थी। करीब बैठी मुनज़्ज़ा की हँसी और आंटी की मुस्कुराहट ने उसको और तपा डाला। वो संजीदगी से गोया हुआ। बासित बेटा माइंड मत करना। मुनज़्ज़ा ने एक बर्तन को हाथ नहीं लगाया। किचन में कैसे काम किया जाता है ये नहीं जानती। तुम इससे चाय बनाने का कह रहे हो। चलो बाहर चलते हैं, किसी फैंटास्टिक से होटल में चाय पिएँगे। मुनज़्ज़ा ने अपना मरमरी बाजू उसके शाने पर रखते हुए लाड से कहा। वापसी में खाना पैक करवा कर ले आना। हरामखोर मुलाज़िमा ने आज छुट्टी कर ली है। अंडा डबल रोटी खाकर मेरी भूख नहीं मिटती। बासित बेटे काजू और पिस्ते से बना वो असली घी वाला हलवा ज़रूर लेकर आना। पिछली दफ़ा मुनज़्ज़ा ने मुझे चखाया भी नहीं था। तौबा तौबा मम्मा, किस कदर झूठी औरत हैं आप। खाकर मुकरती हैं। मुनज़्ज़ा के अंदाज़ पर बासित चुप न रह सका था। ये किस तरह बात कर रही हो तुम आंटी से? माँ हैं तुम्हारी, बुज़ुर्ग हैं। तुम नहीं जानते डियर, मैं जानती हूँ इनकी बुजुर्गी। उसके अंदाज में तंज था। ओके आंटी, मैं कल आपको हलवा ला दूंगा। उस वक्त शॉप बंद होती है। सर दर्द की वजह से मुझसे ड्राइविंग ना हो सकेगी। मुनज़्ज़ा, आज तुम मेरी खातिर चाय बनाओ और न सिर्फ चाय बल्कि मुकम्मल कुकिंग सीखो। मैं हर रोज बाजार के खानों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें मेरी खातिर सब करना होगा। अरे तुम मुझे बीवी बनाकर ले जाना चाहते हो या बावर्चन? कम अज कम मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। मुझे घर के कामों से एलर्जी है। दम घुटता है मेरा। मुनज़्ज़ा वरीशा को देख चुकी थी कि उसने कितनी निफ़ासत और सलीकामंदी से पूरा घर सँभाला हुआ है, मगर उसका ख़्याल ना था कि बासित उससे भी ऐसी तवक्को रख सकता है और अब उसके ख़यालात ने दोनों माँ-बेटी को चौंका दिया था। बेटा तुम भी कैसी दकियानूसी बातें कर रहे हो? इस दौर में तो गरीब-गुरबा भी 2-3 मुलाज़िम अफ़ोर्ड कर लेते हैं और तुम तो ए ग्रेड के ऑफ़िसर हो, तुम्हें नौकरों और दौलत की क्या कमी? एक इशारे पर मुलाज़मीन की लाइन लग जाएगी। जवाबन बासित के बिगड़ते तेवर देखकर वो खिसियाकर उठते हुए बोली, आराम से बैठो, मैं बना कर लाती हूँ चाय। मैं जा रहा हूँ, रहने दें। वो उठ खड़ा हुआ। नहीं बेटा, ऐसा क्यों कर मुमकिन हो सकता है? पहली बार कोई फ़रमाइश की है तुमने और ऐसे ही जाओगे? तुम बैठो, फटाफट बना कर लाती हूँ। उसके उखड़े-उखड़े रवैये से खतरा सा महसूस हुआ तो वो मुनज़्ज़ा को इशारे से समझा गई। तुम यहाँ लेटो डार्लिंग, मैं सर दबाती हूँ। देखना कितना सुकून मिलता है। उसने बाजू पकड़कर उसे आगोश में गिराना चाहा। वो पीछे हट गया। ओह गॉड! तुम तो ऐसे दूर भागते हो जैसे मैं कोई बला हूँ। हम मियाँ-बीवी हैं। फिर तुम्हारा यूँ दूर-दूर रहना मुझे समझ नहीं आता है। हम मियाँ-बीवी हैं नहीं, होने वाले हैं, याद रखा करो। ये सोशल एक्टिविटीज़ सिर्फ़ दिखावे की होती हैं, वरना तुम मुझे चाहते हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, हमारे दिल एक हैं, हमें हर तरह का इख्तियार हासिल है। वो शाने उचकाकर ठोस लहजे में गोया हुई।
मुझे तुमको समझने में गलती हुई है या तुम मुझे समझ नहीं सकी। ओह कम ऑन डियर, ना मालूम कैसी बातें कर रहे हो। चलो बाहर चलते हैं, घर बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। उसे सीरियस देखकर मुनज्जा ने बात बदली। तुम कहती हो तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, तो ये कैसी मोहब्बत है जो तुम मेरी सूरत देखकर मेरे खाकस्तर होते दिल का अंदाजा नहीं लगा सकी हो। मुझ पर जान देने की कस्में खाने वाली, एक कप चाय बनाने की कुर्बानी नहीं दे सकती। जो मोहब्बत करते हैं वो चेहरा देखकर दिल का भेद पा लेते हैं, बिना कहे दर्द व गम समझ जाते हैं। तुम्हारी ये कैसी मोहब्बत है, कैसी अनजानी चाहत है जो मुझे शनाख्त नहीं कर पा रही। मैं कुर्ब की धूप में तपता हुआ तुम्हारी प्यार प्यार की छाँव की आस में आया था, और तुम मुझे बिना समझे अपनी कही जा रही हो। पहली बार उसके दिल में मुनज़्ज़ा की जानिब से तनफ़ुर जागा था, मगर सिर्फ सोच कर रह गया था। आंटी चाय ले आई थी। सौसर और कप चाय की पत्ती और चाय से बदनुमा थे। कप के किनारों पर पत्ती चिपकी हुई थी और कुछ झड़कर सॉसर में चिपकी हुई चाय पर तैर रही थी। उस पर मुस्तज़ाद कम पत्तियों, कम दूध वाली बेरंग चाय देखकर एक घूँट पिए बगैर ही वापस चला आया था। वक़्त जो कभी इतनी सूरत व फुर्ती से गुज़रता था कि उसे उसके गुज़रने का गिला रहता था, इन 8 दिनों में च्यूटी को भी मात दे चुका था। वो ऑफ़िस से छुट्टियाँ ले चुका था। अजीब बेज़ारी व पज़मुर्दगी उसकी ज़ात का घेराव कर चुकी थी। वो अपनी अंदरूनी कैफ़ियत पर काबू नहीं पा रहा था, जो उसे इन रास्तों पर गामज़न कर रहा था जिनको वो धुतकार चुका था, ठोकर मार चुका था। पहली नज़र में वो जिसको नापसंदीदा करार दे चुका था। दिल के नामालूम कौन से खुफिया तहखाने में वो उसी लम्हे छुप गई थी। वो उसको महसूस ना कर सका था, जो गुज़रते वक़्त के साथ-साथ तनावुर दरख्त बन गया था। शदीद तैशो-इश्तियाल में वो इस जज़्बे को कुचलने में मसरूफ़ था और मुसलसल नाकामी का शिकार भी। वरिशा की मौजूदगी में कभी एहसास नहीं हुआ था कि वो उसके वजूद का इतना आदी हो गया है कि उससे दूर रहने की ख्वाहिश के बावजूद वो खुद को तन्हा और नामुकम्मल महसूस कर रहा था। वरिशा को गए 1 हफ़्ता हो चुका था। इन चंद दिनों में उस पर बेशुमार एहसासात व हक़ाइक़ मुनकशिफ़ हुए थे। उसे खुद एहतसाबी का मौका मिला। ज़मीर ने नहायत फ़र्ज़-शनासी व दयानतदारी से उसके तर्ज़-अमल और वरिशा की साबित कदमी और सब्र व इस्तिक़ामत का मुवाज़ना कर डाला था। जब उसे ज़मीर के आईने में सूरत देखनी पड़ी तो वो शशदर रह गया था। मुनाफ़िक़त और रियाकारी से उसका बातिन स्याह हो रहा था। ज़ात का हर मख़फ़ी पहलू, किरदार का हर झोल उसे नज़र आ रहा था। ज़मीर की अदालत लग चुकी थी। वो कटहरे में सर झुकाए खड़ा गुज़रे वक़्त के मंज़रों में गुम था। वरिशा और उसकी शादी को 6 माह से ज़ायद अरसा गुज़र चुका था। इस दौरान कोई दिन ही ऐसा गुज़रा होगा जब उसने उसे अपनी नापसंदीदगी का एहसास ना दिलाया हो, ना जताया हो कि वो उसकी पसंद नहीं है। ज़बरदस्ती बेजी की ख़ातिर वो उसे बर्दाश्त कर रहा है। औरत की अना कितनी लाग़र होती है, ये वो बख़ूबी जानता था। जानबूझकर वो उसकी अना को घायल करता रहा था। इज़्ज़त-ए-नफ़्स के पिंदार पर ज़रबे लगाता रहा था, इसलिए कि वो उसके ठंडे इंतकाम से घबरा कर चली जाए, छोड़ जाए, उसे कभी वापस ना आने के लिए, और वो सुरख़रू हो जाए। अब वो चली गई थी तो उसका दिल बिल्कुल कहीं नहीं लग रहा था। अपनी सारी बेहिसी और बेनियाज़ी याद आ रही थी और वो ज़मीर के शिकंजे में फड़फड़ा रहा था। तुम जो खुद को इतने बरी समझते हो, हाँ, आज़ाद व खुद मुख्तार ज़िंदगी गुज़ारने के आदी हो, अपनी मनमानी करना तुम्हारी सरश्त में शामिल है। कल मुनज़्ज़ा तुम्हारी मंज़िल थी, जिसकी ख़ातिर तुमने इस लड़की के कदम-कदम पर इंसल्ट की, जिसको तुम अपना नाम देकर लाए थे। आज मुनज़्ज़ा के तसव्वुर से भी तुम एलर्जिक हो और तुम्हारा मन उस लड़की की यादों में गुम है, जिसकी कल तक तुम्हारी नज़रों में कोई वक़्त न थी। वहशतों, जुनून, ख़ेज़ियों के बादल जब छटे तो उसे हवासों पर पड़ा पर्दा भी उड़ता हुआ महसूस हुआ और वो नहायत गैर जानिबदारी से अपना तज़किया करने लगा। तुम जो हर लम्हा वरीशा को ये एहसास दिलाते रहते कि वो तुम्हारी मोहब्बत नहीं है, तुम एक दिन भी ये इंकिशाफ़ बर्दाश्त ना कर सके कि वो भी किसी से मोहब्बत करती है, कोई उसकी ज़िंदगी में भी इतना अहम रहा है। इस हकीकत ने तुम्हें कितनी तकलीफ़ दी, तुम्हारी भूख और प्यास, नींद और आराम सब हवा हो गया, और तुम जो लोगों में बहुत मुहज़्ज़िब और नरम मिज़ाज समझे जाते हो, अचानक ही इतने उद्दट, कमज़र्फ़, कीना परवर ज़ालिम बन गए कि जो ज़ुबान पे आया बिना सोचे समझे कहते चले गए। ज़रा भी तुम्हें एहसास ना हुआ कि उस लड़की के दिल पर क्या गुज़रेगी, जो बहुत तहम्मुल व बुर्दबारी से वो सब बर्दाश्त करती रही जो कोई दूसरी लड़की हरगिज़ बर्दाश्त ना करती। तुम मर्द होकर कम ज़र्फ़ व कम हौसला निकले, वो लड़की होकर तुमसे बुलंद ज़र्फ़ वो बुलंद हौसला निकली। बेजी ठीक कहती हैं, वक़्त पर खरे और खोटे की पहचान अनाड़ी को भी हो जाती है। मैं भी ऐसा ही अनाड़ी था, वक़्त पड़ने से कब्ल समझा नहीं था। वरिशा की जुदाई ने आँखों से तमाम हिजाब उठा दिए हैं, तो मुनज़्ज़ा की कुर्बत ने दिल की चाहत को समझने में आसानी फ़राहम कर दी है। इन 9-10 दिनों में घर की तन्हाई और दिल की वहशत से घबराकर वो बार-बार मुनज़्ज़ा की तरफ भागा था, और मुमकिन था कि वो इस वहशत और जुनून से घबराकर मुनज़्ज़ा से शादी कर बैठता, जिसको नामालूम जज़्बे के तहत मुलतवी करता आ रहा था कि मुनज़्ज़ा और उसकी माँ की हरकत व सकनात पूरी तरह उसकी निगाहों में आ गई थी। मुनज़्ज़ा से उसका अफ़ेयर बहुत पुराना था, लेकिन घर वालों, ख़ुसूसन बीजी को ये
फैमिली कतई पसंद न थी। वो कहती थी मुनज़्ज़ा की माँ के चाल-चलन शुरू से अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वो शरीफ घराने से ताल्लुक नहीं रखती, बल्कि किसी नाचने वाली की बेटी है, जिसने अपने शौहर को दूसरे आदमी के चक्कर में ज़हर देकर मार दिया था और अपने रसूख की वजह से बच गई थी। खानदानी नामो-नमूद को जान से बढ़कर अहमियत देने वाली बेजी किसी ऐसी माँ की बेटी को बहू बनाने के तसव्वुर से भी नाआशिना थी, और वो इन दिनों उसकी मोहब्बत की शिद्दत में इस हद तक मुब्तला था कि खामोशी से कोर्ट मैरिज करने पर रज़ामंद हो गया था। फिर ना मालूम उसकी तकदीर का फ़रेब था या बेजे और माँ की दुआओं का असर। उस हफ्ते वो फर्म की जानिब से बैंकॉक चला गया था, जहाँ से वापसी में खबर मिली कि मुनज़्ज़ा शादी करके मॉरिशस में जा बसी है। इस खबर से जहाँ उसके दिल की दुनिया तबाह व बर्बाद हुई, वहाँ घर वालों के खिलाफ दिल में बदगुमानी और बेरुखी की फसल भी उगाई थी। उसके ख़्याल में ऐसा करने में घर वालों का हाथ है, क्योंकि मुनज़्ज़ा और उसकी माँ उनकी नापसंदीदगी से वाकिफ़ थी। बेजी ने उसके लिए ऐसी लड़की का इंतख़ाब किया जो आला इज़्ज़तदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, और न सिर्फ़ मुनज़्ज़ा से ज़्यादा खूबसूरत थी, बल्कि खूबसूरती में भी उसका कोई सानी ना था। बेजी की ख़्वाहिश उसने ठोकर में उड़ा दी और घर छोड़कर जाना ही चाहता था कि उनके हार्ट अटैक और सीरियस हालत ने उसके तमाम हौसले और इश्तियाल भुला दिए, और वो उनकी ज़िंदगी के बका के लिए ये कड़वा तरीन घूँट पी गया, और साथ वाज़ेह भी कर दिया कि वो लड़की सिर्फ़ उनकी ज़िद की वजह से इस घर में आई है। वो उसको वो मकाम हरगिज़ नहीं देगा जो मुनज़्ज़ा का हक़ था, और ये कि वो उससे कुछ नहीं छुपाएगा। उसने ऐसा ही किया। लेकिन जवाबन वरीशा का कॉम्प्रोमाइज़ उसके साथ-साथ घरवालों का बेहद ख़याल करना, बहुत कम वक़्त में वो सबके दिलों पर राज कर रही थी। सबकी ज़बान पर उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ थी, जो उसकी ख़्वाहिश के बरअक्स थी। वो उसे लेकर एबटाबाद चला आया था, ताकि अपनी नफ़रत व नापसंदीदगी के तमाम तरकश से उसे घायल कर डाले और वो भाग जाए। मुनज़्ज़ा ने शादी के कुछ अरसे बाद ही उससे राब्ता कर लिया था और इस अंदाज़ से रो-रो कर शादी करने की मजबूरी बताई कि वो कायल हो गया। फिर उसे ख़बर मिली मुनज़्ज़ा के शौहर के इंतकाल की, जो रोड एक्सीडेंट में हलाक हुआ था। अब वो एबटाबाद आ गई थी और उसने ही उसे रेंट पर कॉटेज लेकर दिया था। उसके तमाम अखराजात उसी के ज़िम्मे थे। वरीशा की मदद के लिए उसने एक भी मुलाज़िम ना रखा था, जबकि मुनज़्ज़ा की फ़रमाइश पर 4 मुलाज़मीन रखवाए थे। मुनज़्ज़ा जो दूर से चमकता सोना नज़र आती थी, करीब जाकर मालूम हुआ वो तो सिर्फ़ बदनुमा लोहे का टुकड़ा था, जिस पर चमकदार पॉलिश हुई थी, और अब वो पॉलिश उतरी तो ख़सलत की बदसूरती पूरी अयां हो चुकी थी। वो बार-बार उसकी तरफ भागा, हर बार पहले से ज़्यादा मायूस व बेज़ार हुआ था। रातों को देर तक जागना, दिन ढले बेदार होना इनका मामूल था। अक्सर वो माँ-बेटी को मामूली-मामूली चीज़ों पर लड़ते देखता था। ये बात उसके लिए निहायत हैरत और तअस्सुफ़ आमेज़ थी, क्योंकि उनके घर में ये अंदाज़ ना था। बहन तो कोई थी नहीं, भाभी को भी उसने बेजी माँ-जी का बेहद अदब व एहतराम करते देखा था। फिर वरीशा भी उसकी बहुत इज़्ज़त करती थी। ऐसी ज़बान दराज़ी और बदतहज़ीबी का भी उनके यहाँ तसव्वुर मुहाल था। हर वक़्त बनी-ठनी मुनज़्ज़ा रहती तो आंटी उससे भी 2 हाथ आगे नज़र आतीं। अधेड़ उम्र में तेज़ कलर के कपड़ों और बनाव-सिंगार में वो किसी बावक़ार औरत के बरअक्स नज़र आती थीं। पहले वो मुनज़्ज़ा को गेट से पिक किया करता था, अब मुतवातिर घर में जाना हुआ तो मालूम हुआ वहाँ अमूमन किसी न किसी का आना-जाना लगा रहता था। कोई आंटी का कज़न था, कोई अंकल के रिश्तेदार, तो कोई मुनज़्ज़ा का ससुराली अज़ीज़। वो आते और दिनों क़याम करके जाते। उसे इन लोगों की आमद-ओ-रफ़्त बुरी लगी थी, मगर मुरव्वतन ख़ामोश रहा था। और इस दौरान हकीकत खुलती चली गई कि वो जिसको पत्थर समझकर ठोकरों में रख रहा था, वो दरअसल ऐसा नायाब हीरा था, जो इस तोता चश्म दौर में मिलना मफ़क़ूद था, और जिसको वो कुल कायनात समझे हुए था, वो खूबसूरत शराब के सिवा कुछ नहीं था। बासित, क्या हुआ है तुम्हें? आखिर क्यों मुझे परेशान करते हो? पहले ज़ालिम समाज हमारे दरमियान हायल था, अब रास्ता साफ़ है तो तुम देर कर रहे हो। वो उसके सामने आई थी, आतिशी सूट पर सुनहरी एम्ब्रॉयडरी वाले सूट में नक्सक से तैयार ख़फ़की भरे अंदाज़ में महवे गुफ्तगू थी। तुम मेरी शराइत मानो, मैं तुम्हारी ख़्वाहिश पूरी कर दूँगा। उसका अंदाज़ मुख़्तलिफ़ और सपाट था। मोहब्बत व जुनून सर्द पड़ चुका था। नो वे! तुम ये चाहते हो मैं धोबन बावर्चन भंगन बनूँ, तो ये नामुमकिन है। ऐसा काम सिर्फ़ वरीशा कर सकती है, क्योंकि वो ऐसे घटिया काम करके तुम्हें हासिल करना चाहती है, तुम्हारी मोहब्बत पाना चाहती है, ताकि तुम उजरत के तौर पर अपनी तवज्जो के चंद सिक्के उसके कशकोल में डाल दो। मेरे साथ ऐसा कोई मसला नहीं है डियर, मैं तुम्हें हासिल कर चुकी हूँ। तुम्हारी मोहब्बत व चाहत कि तमाम मेरे नाम वक़्फ़ हैं। मुझे ऐसी किसी तरद्दुद की ज़रूरत नहीं है। मुनज़्ज़ा उसकी बदलती दिली कैफ़ियत से बेख़बर बड़ी वारफ़्तगी से गोया थी, और वो दिल ही दिल में अपनी पसंद पर नादिम हो रहा था कि इसको पाने के लिए उसने क्या कुछ ना किया था। मोहब्बत में तो बंदा वही करता है जो महबूब की मंशा होती है। उसकी पसंद व नापसंद, शौक व ज़ौक़ हासिल है हयात होते हैं। फिर तुम्हारी ये कैसी मोहब्बत है जो तुम घरदारी जैसे मुक़द्दस फ़रीज़े को आम से ख़िताबात से दे रही हो?
हमारे मुआशरे में कामयाब औरत घरेलू औरत को ही समझा जाता है। ये तुम्हारे मुँह में किसकी ज़बान बोल रही है बासित? वो गड़बड़ाई थी। मोहब्बत की ज़बान मुनज़्ज़ा, उस मोहब्बत की ज़बान जिसको हासिल करके तुमने खो दिया और वरीशा ने हमेशा के लिए पा लिया। मुनज़्ज़ा के मुँह से मारे हैरत के कोई आवाज़ ना निकली। वो फटी-फटी आँखों से उस शख्स को देख रही थी, जो ज़रा फ़ासले पर मौजूद था मगर दिल से बहुत दूर महसूस हो रहा था। ये क्या कह रहे हो बासित? मैं तुम्हारी मोहब्बत हूँ। नहीं, तुम शायद कभी मेरी मोहब्बत नहीं रही, बल्कि तुम ऐसी मस्नूई चमक थी जो वक़्ती तौर पर मुकाबिल के आँखें बंद कर देती है। और अब मेरी आँखें खुल गई हैं, खरे और खोटे की शनाख्त हो गई है। मुझे ये में हमारी आखिरी मुलाकात है, अब कभी नहीं मिलेंगे और कभी इत्तेफ़ाकन कहीं मिले भी तो अजनबी बनकर गुज़र जाएँगे। मुनज़्ज़ा धुआँ-धुआँ चेहरा लिए उसको तक रही थी। ये क्या हुआ था? मेहरबां अचानक नामेहरबां बन गया था। जिन गहरी खूबसूरत निगाहों में उसने अपने लिए चाहत के दीप देखे थे, वहाँ अब किसी और की तस्वीर थी। मुनज़्ज़ा मोहब्बत कुर्बानी माँगती है, चाहत वुसअत क़ल्बी वो बेलौस खुलूस माँगती है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी सिर्फ़ हमारी नहीं होती, हमारी खुशियों पर सिर्फ़ हमारा ही हक नहीं होता। हमें अपनों के लिए जीना होता है, हमारी मुसर्रतें हमारे अपने दो बाला करते हैं। वो कह रहा था, मुनज़्ज़ा की आंखों पर पड़ा खुदपरस्तियों खुदगर्जी का पर्दा सरकने लगा था, मगर वो शिकस्त मानने को तैयार ना थी। प्लीज बासित, मामूली सी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। तुम जो कहोगे वही करूंगी, मुझे खुद से जुदा मत करो, मैं मर जाऊंगी। मुनज़्ज़ा सचमुच रो पड़ी थी। आई एम सॉरी मुनज़्ज़ा, मैं इस बंधन को पसंद नहीं करता जो दिल से ना जुड़ा हो। मेरे दिल ने तब तक वरीशा के वजूद को तस्लीम ना किया, उसको महसूस ना किया, जब तक एक मजबूत ताल्लुक के होते हुए भी मैं अजनबी बना रहा था। आज वो ना होते हुए भी मेरे साथ है और तुम कहीं नहीं हो। वो दरवाज़ा बंद करके पलट आया था। वो दरवाज़ा सिर्फ़ घर का नहीं, दिल का भी बंद कर आया था। और फ़ैसला अचानक नहीं हुआ था। परसों जब वो बिना इत्तला उनके घर पहुँचा तो उन माँ-बेटी को अपने उन नाम-नहाद रिश्तेदारों के संग इस घिनौने फ़ेल में मसरूफ़ अमल पाया कि लम्हे भर को मारे गैरत की उन्हें कत्ल कर देने के दर पे हुआ था। मगर मुलाज़िमा ने मिन्नत समाजत करके उसे बाज़ रखा था। मुलाज़िमा का कहना था कि उनका काम यही है। रोज़ नए लोग आते हैं। मुनज़्ज़ा और उसकी माँ के इस रूप ने उसे बेजी की हर बात सच साबित कर दी थी। वो मुलाज़िमा भी वहाँ मज़ीद काम करने पर रज़ामंद ना थी। वो तनख्वाह देकर उसे फ़ारिग कराया था। उनमें से किसी को खबर ना हो सकी। यही वजह थी कि मुनज़्ज़ा को देखकर उसमें कोई ऐसी ख़्वाहिश नहीं जागी थी। वो उस पर अब कोई जज़्बा ज़ाया करने को तैयार ना था। मोहब्बत रही ना थी, नफ़रत करके भी वो उससे कोई रिश्ता कायम करने से गुरेज़ा था। मुनज़्ज़ा से ताल्लुक़ तोड़कर वो बादलों की तरह हल्का-फुल्का हो गया था। सेल फ़ोन की बेल ने उसे चौंका दिया। घर से फ़ोन था। सलाम दुआ के बाद काफ़ी देर तक इधर-उधर की बातें होती रहीं। और वो हरफ़े आवाज़ से जो डाँट फटकार और नाराज़गी का इज़हार सुनने के लिए खुद को तैयार कर रहा था, उनकी मुस्कुराती आवाज़ें उस बात का सबूत थी कि कोई गड़बड़ है। फिर अगले ही पल उसके अंदेशे की तस्दीक हो चुकी थी जब भाभी की शोख राज़दाराना आवाज़ उभरी। खूब एन्जॉय कर रहे हो लाइफ़ इतने दिनों तक। मैंने किसी को कॉल नहीं करने दी कि तुम्हारे और वरीशा की तन्हाई में मुखल ना हो। इसी वजह से बेजी और माँजी ने वरीशा से बात करने की ज़िद नहीं की। और सुनाओ कैसा वक़्त गुज़र रहा है? हमारे इंतख़ाब की दाद नहीं दोगे क्या? खूब पसंद है हमारी। ज़रा प्लीज़ वरीशा को फ़ोन दो। मैं सिर्फ़ मुबारकबाद दूँगी कि बिलाख़िर वो तुम जैसे अड़ियल घोड़े को नकेल डालने में कामयाब हो गई। भाभी की शोख़ियाँ अरूज पर थीं। उनका खनखनाता लहज़ा इस हक़ीक़त का गवाह था कि वो वरीशा से लाइल्म हैं। सख्त सर्दी में वो पसीना-पसीना हो गया। ये सोचकर अगर वो वहाँ नहीं गई तो कहाँ गई है? पिछले माह उसके वालिदैन अपने बड़े बेटे और बहू के हमरा मस्कत चले गए थे और इसकी बहन भी दुबई में मुक़ीम थी। फिर कहाँ जा सकती है? इस सवाल ने उसे चकरा कर रख दिया था। वो घूमता हुआ सर पकड़ कर बैठ गया। बासित, बासित तुम ख़ामोश क्यों हो? वरीशा को बुलाओ। भाभी की आवाज़ उभरी। भाभी वरीशा यहाँ नहीं है। 10 दिन कब्ल कराची के लिए रवाना हो चुके हैं। ये यकीन करके कि भाभी तन्हा है वो कह बैठा। जवाबन उनकी बौखलाई हुई आवाज़ थी। बासित ये क्या कह रहे हो? वरीशा कह रही थी कि तुम लोग हनीमून टूर पर कागान, कालाम वगैरह जा रहे हो। बासित समझ गया ये सब उसने इसलिए कहा कि वो इन दिनों में मुनज़्ज़ा से शादी करने का इरादा कर रहा था और उसने उन्हें परेशानी से बचाने के लिए ये सब किया। भाभी मैं आज ही कराची आ रहा हूँ, वहाँ बैठकर तमाम गुफ्तगू बताता हूँ। मैं अभी घर नहीं आऊँगा क्योंकि मसला बढ़ जाएगा। आप किसी फ्रेंड का कहकर वहाँ गुलशन वाले अपार्टमेंट में आ जाएँ, मैं जल्द पहुँच रहा हूँ। अब कहाँ ढूँढे उसे? तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है बासित, ये सब करने से कब्ल कम से कम मुझसे ही पूछ लेते तो ये सब ना होता जो हुआ। उसे कराची आए 1 हफ्ता हो चुका था। इस दौरान वो हर मुमकिन कोशिश कर चुका था वरीशा को तलाश करने की और नाकाम रहा था। भाभी इस कठिन घड़ी में उसके साथ थीं। उन्होंने ये ढूँढ कर रिमशा का एड्रेस मालूम किया मगर वहाँ से भी नाकामी हुई थी क्योंकि जिस दिन बासित यहाँ पहुँचा था उस दिन वो कनाडा के लिए रवाना हुई थी, मगर वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर वो हासिल ना कर सकी थी।
آپ کو پہلے سے معلوم تھا۔ उसके धीमे लहजे में इस्तेजाब था। हाँ, ये कोई ढकी छुपी बात थोड़ी थी। वरीशा का फैमिली बैकग्राउंड हमसे छुपाया नहीं गया था, क्योंकि वरीशा आकिब की हादसाती मौत के बाद किसी से शादी ना करने का फैसला कर चुकी थी। उसके ख्याल में ये उससे मंसूब होने वाले शख्स के साथ नाइंसाफ़ी और जुर्म था कि जो मोहब्बत वो आकिब से करती थी, उस मोहब्बत का इज़हार वो किसी दूसरे से करे। ये उसकी अपनी मंतिकी सोच थी, जो घर वालों के लिए काबिल कबूल ना थी। वो समझते थे अभी जज़्बाती उम्र है, कल जब ये दौर गुज़र जाएगा तो वो हाथ मलती रह जाएगी। जाने वाले जाते हैं कभी ना लौट कर आने के लिए, पीछे रह जाने वालों को भी सब्र आ जाता है। उसके वालिदैन को मालूम था वो जल्द सँभल जाएगी। उसके लाख इनकारों मुखालिफत के बावजूद उन्होंने उसकी शादी कर दी। इधर तुम माँ और बेजी के दबाव में आकर शादी तो कर बैठे, मगर समझौता न कर सके। फिर सब तुम्हारे सामने है। आकिब सिर्फ मंगेतर था और तुम मिजाजी खुदा। एक तरफ तुम्हारा जीता जागता जिंदगी से भरपूर वजूद था, तो दूसरी जानिब नजरों से ओझल मनो मिट्टी तले दबा हुआ मुर्दा वजूद। जिंदगी के तालिब जिंदा लोग होते हैं। फिर औरत की हकीकी मोहब्बत शादी के बाद शुरू होती है, जो रफ्ता रफ्ता तुमसे वरीशा को हो गई थी। खुद सोचो, अगर वो आकिब की मोहब्बत में मुब्तला होती तो तुमसे फौरन जान छुड़ा सकती थी। तुमने क्या कुछ न किया उसके साथ, और वो बर्दाश्त करती रही, सिर्फ इसलिए कि तुम उसे अलहदा ना करो, छोड़ो ना। भाभी, क्या वो मुझसे मोहब्बत कर सकती है? इतना कुछ होने के बाद भी मैंने बहुत परेशान किया उसे, बहुत तड़पाया, बहुत सताया है। और उसे गाली भी दे डाली। सुर्ख आँखें, बिखरे बाल, परेशान हुलिया। इन चंद दिनों में वो अपनी सुध-बुध खो बैठा था। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर मर्द के लबों से निकला एक बेएतमादी का जुमला उसकी खुददारियों, इज़्ज़त-ए-नफ्स को घायल कर देता है। वो ऐसी कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो उसकी रूह को ज़ख्म पहुँचाए। वो मुझे एक दफ़ा मिल जाए, मैं उससे माफ़ी माँग लूँगा। बदले में जो सज़ा देगी मुझे मंज़ूर होगी। वो एक बार आ जाए, मैं मना लूँगा उसे। कहाँ गुम हो गई हो? एक बार आवाज़ तो दे दे मुझे। खुद उस तक पहुँच जाऊँगा। वो पूरे ख़ानदान में अपनी वजाहत, अक्खड़ मिज़ाजी और बददिमागी के बायस मशहूर था। घर वाले भी उससे बात करते वक़्त एहतियात करते थे। फ़क़त बेजी थी जो उससे मुतासिर न होती थी। एक हफ़्ते से उसी बददिमागो, अक्खड़ मिज़ाज शख़्स को वो अज़हद मलूल और अफ़सुर्दा देखकर रंजीदा थी। बेटी, दरवाज़ा बंद कर लो, परेशान मत होना, मुझे मार्केट से आने में देर हो जाएगी। बुआ ने बुर्के के बटन बंद करने के बाद प्लास्टिक की बास्केट उठाई। उसे तल्कीन करते हुए दोनों नकाब चेहरे पर गिराकर वो दरवाज़े से बाहर निकल गई थी। उसने दरवाज़ा बंद करके पर्दा बराबर किया, फिर झाड़ू उठाकर सहन की सफाई करने लगी। सहन के वसत में आम का दरख्त था। मौसम न होने के बायस फल तो नदारद था, मगर पत्तों से जल्द ही आंगन भरने लगता, और वो उसी तरह झाड़ू उठाकर सफाई में जुट जाती। झाड़ू देकर तमाम पत्ते इकट्ठा करके उसने डस्टबिन में डाले। साइड में लगे नल से पाइप लगाकर पूरा सहन धो डाला। वाइपर लगाने के बाद अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जहाँ फर्श पर बिछी दरी के ऊपर सफेद बर्राक चांदनी बिछी हुई थी, जिसके किनारों में फूलदार रंगीन कपड़ों के गिलाफ गाव तकियों पर थे। कमरे के दूसरे हिस्से में नमाज की जगह थी, और ऊपर रैक में कुरान पाक रखा था। रैक के हुक से ऑफ वाइट तस्बीह लटक रही थी, जो अंधेरे में मशअलों की तरह चमकने लगती। रोशनी में उसका रंग ऐसा ही रहता। कमरा साफ था। वो सहन के साइड में बने किचन में आ गई। दोपहर का पका हुआ आलू कीमा मौजूद था। उसने आटा गूँथ कर रख दिया। असर की नमाज से फारिग होकर रोटियां पकाई, चाय तैयार की, ताकि बुआ के आने तक बुआ के आते ही चाय ले आए। असर के बाद मगरिब की नमाज से वो फारिग हुई तो उसका दिल घबराने लगा। बुआ अभी तक नहीं आई थी। वो देर हो जाने का कह कर गई थी, मगर इतनी देर कभी नहीं हुई थी। आज सर्दी भी ज़्यादा थी। कोयटा की तेज़ हवाओं ने कराची को लपेट में ले रखा था। रात को तेज़ी से फैलते देखकर वो बदहवास थी और सोच रही थी कि क्या करे। उसी दम बाहर कार रुकने की आवाज़ आई थी। वो भागकर दरवाजे पर रुक गई। बाहर से आती बुआ की आवाज़ सुनकर उसके बदहवास दिल को तसल्ली मिली थी। कहाँ चली गई थीं बुआ? यहाँ फ़िक्र के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था। उनकी दस्तक पर दरवाज़ा खोलते ही वो मुख़ातिब हुई, मगर उनकी पेशानी और टाँग पर बधी पट्टियों ने उसे परेशान कर डाला। क्या हुआ? ये चोटें कैसी हैं? वो सहारा देकर अंदर लाते हुए गोया हुई। मामूली सी चोटें हैं बेटी, सड़क पार करते वक़्त एक कार से टकरा गई थी। वो पलंग पर बैठते हुए बताने लगी। ये कार वाले भी सड़क को अपनी जागीर समझते हैं, आँखें बंद करके चलाते हैं। वो उनके सिरहाने तकिया रखते हुए गुस्से से बड़बड़ाई थी। बेटी, गलती मेरी थी। वो बेचारा तो बहुत शरीफ लड़का था, बहुत परेशान हो गया था। बड़े अस्पताल में लेकर गया था मुझे। मिनटों में हज़ारों रुपए खर्च हो गए उसके। प्राइवेट अस्पताल वाले किस तरह खाल खींचते हैं। मेरे मना करने के बावजूद कई टेस्ट करवाए, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, क्या कुछ न कर डाला उन्होंने रुपए समेटने के चक्कर में। और वो बच्चा बिना मुँह बनाए अदायगी करता गया। दवाएँ भी इतनी महँगी दी हैं, कमबख्तों ने, यूँ देर हो गई। बुआ जब तक जागती रहीं, उस लड़के को दुआएँ देती रहीं, जिसने उन पर ख्वामख्वाह हज़ारों रुपए बर्बाद कर दिए थे। वो उनके बराबर वाले पलंग पर लेटी उनकी सादगी पर मुस्कुरा रही थी। बुआ अपनी चोटें और तकलीफ़ नहीं देख रही थी।
उसकी सखावत देख रही हैं। बुढ़ापे की चोट मामूली सी भी बहुत तकलीफ देती है। बुआ इस सर्द मौसम में अकड़ सी गई थीं, बुखार अलग हो गया था। वो उनको नाश्ता और दवा देकर मोहल्ले के सिपारा पढ़ने वाले बच्चों को सबक दे रही थी जब बाहर दरवाजे के पास किसी कार का हॉर्न बजा था। फिर कुछ देर बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसने इशारे से बच्चे को बाहर भेजा, जिसने फौरन आकर इत्तला दी। बुआ से कोई मिलने आया है। उसके कुछ कहने से कब्ल बुआ खुद लंगड़ाती हुई कमरे से बाहर आ गई थी और उस बच्चे से उस नौवारिद को अंदर बुलवा लिया था और वो इस दौरान पर्दे में हो गई थी। मजबूत जूतों की ठक-ठक अंदर जाकर मालूम हो गई थी। वो पर्दे से निकल आई थी और गुमसुम अंदाज में इस छोटे से शहर में फैली क्लोन की खुशबू महसूस कर रही थी। कितनी जानी-पहचानी शनासा सी थी महक। हुश! वो इस छोटे से घर में क्यों आने लगा? वो तो शायद अपनी मोहब्बत के संग ज़िंदगी की हकीकी मुसर्रतें कशीद कर रहा होगा, शादी कर चुका होगा। इन आटों पर, महक पर हुमकने वाले दिल को उसने सरज़निश की थी और मेहमान के लिए चाय बनाने बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। आपने ये तकलीफ़ क्यों की बेटा? कल क्या कम खर्च किया है मुझ पर जो अब ये इतना सामान उठा कर ले आए? बुआ की बास्केट कल कार में ही रह गई थी, जो अब वो ले आया था, मुख्तलिफ शॉपर से भरी हुई। बुआ इनकिसारी से कह रही थी, "शुक्र है अम्मा जी, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ। मैं तो कहता हूँ आप 1 हफ्ते हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएँ, बिल्कुल ठीक हो जाएँगी। जुग-जुग जियो बेटा, मैं ठीक हूँ। फिर अपनी जवान बच्ची को कैसे छोड़कर जा सकती हूँ?" उसी लम्हे एक बच्ची ट्रे में 2 कप चाय लाई। एक कप निहायत अदब से उसकी तरफ बढ़ाया और दूसरा बुआ को देकर चली गई। काफ़ी दिनों बाद चाय की वो महक आई थी जिसको वो ढूँढ रहा था। न चाहने के बावजूद उसने बेइख्तियार कप बच्ची से लिया और लबों से लगा लिया। वही गुमशुदा ज़ायक़ा था। एक के बाद एक घूँट वो पीता चला गया किसी नदीदे की मानिंद। बुआ का कप हाथ में था और उसने कप खाली कर दिया था। तमानियत आमेज़ तस्कीन रग-रग में समाती चली गई। बुआ के भरे हुए कप पर निगाह पड़ी तो वो हवासों में पलटा और शर्मिंदा सा उठ खड़ा हुआ। माँ जी मुझे देर हो रही है, आप इन दवाओं के साथ फ्रूट और जूस ज़रूर लीजिएगा। मैं कल आऊँगा आपकी तबीयत मालूम करने। पर्दे की ओट से झाँकती निगाहों में बेयकीनियों तजस्सुस ने दूर तक उसका पीछा किया। वो रात उसके लिए बहुत तवील व भारी थी। बुआ बास्केट में से शॉपर निकाल कर उसका लाया हुआ सामान देख रही थी। फ्रूट, जूस के डब्बे, अंडे, मक्खन, ब्रेड, जेली, ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट, बेहिसाब सामान था। बुआ उसकी शान में ज़मीनों आसमान की कलाबें मिला रही थी, उसके खामोश बहते आँसुओं से बेखबर जो अंदर ही अंदर सिसक रही थी। ड्राइवर उसे एयरपोर्ट छोड़ गया था, कराची पहुँचकर वो सीधी यहाँ चली आई थी। बुआ से उसने कुरान पाक पढ़ा था। उनके घर के अग्न में कायम ये कच्ची बस्ती इतने साल गुज़रने के बावजूद ऐसी ही थी। ना यहाँ के हालात बदले थे, ना यहाँ के मकीनों के दिल। छोटे-छोटे, कच्चे-पक्के घरों में रहने वाले यहाँ के लोगों के दिल बड़े कुशादा और शफ़ाफ़ थे। बुआ की कोई औलाद ना थी, चंद साल पहले वो बेवा हो गई थी। मियाँ उनके 2 दुकानें छोड़ गए थे, जिनके किराए से अच्छी गुज़र-बसर हो रही थी। अपनी ज़िंदगी उन्होंने शुरू से बच्चों को सिपारा कुरान पाक पढ़ाने के लिए वक़्फ़ कर रखी थी। कोई औलाद ना होने के बावजूद उनका आंगन बच्चों से भरा रहता था। उनके पास ना सिर्फ़ इस मोहल्ले के बल्कि उनके वज़ादारियों नेक-नामी देखकर आस-पास के बंगलों के बच्चे भी दर से कुरान लेने आते थे। बुआ ने तवज्जो से उसकी दास्तान सुनी थी और कुछ अरसे सब्र करने की तलकीन की थी। आज पूरे 2 हफ्ते बाद उसने बासित को देखा था। वो उसे बहुत मुख्तलिफ़ व कमज़ोर महसूस हुआ था। वजीह चेहरे पर कुछ खोने का एहसास था। इज़्तिराब व इंतशार उसकी चाल से आया था। वो रो रही थी। सारी रात मुख्तलिफ़ सवालों में बसर की। वो दूसरे दिन भी हाज़िर था। बहुत सारे शॉपर्स के हमरा। बुआ ने सख्ती से मना कर दिया कि उन्हें ये सब पसंद नहीं। उस दिन वो 2 कप चाय की पी कर गया। हाथ में टॉफ़ी और चॉकलेट्स के पैकेट लिए बुआ को बताया कि वो उनके शागिर्दों के लिए लाया है। बुआ को ज़बरदस्ती चेकअप के लिए अस्पताल लेकर गया। बुआ तो उसकी मुट्ठी में थी ही, पढ़ने के लिए आने वाले बच्चे को भी वो गिरविदा बना चुका था। उसकी आमद-ओ-रफ़्त बढ़ गई थी। बुआ के मना करने के बावजूद वो हाथों में कुछ न कुछ उठाए चला आता, जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त बच्चों की चीज़ें होती और जाने से कब्ल वो उनको कार में एक राउंड सैर ज़रूर कराता। नतीजतन बच्चे उसके आने की दुआएँ माँगते और कार का हॉर्न सुनते ही भागते। वरीशा को समझ नहीं आ रही थी, उसकी हद से बढ़ती बेतकल्लुफ़ी का मकसद क्या था और वो क्या यहाँ मुनज़्ज़ा को ले आया था? अगर ले आया तो वो उसे इतने घंटों तक किस तरह आज़ाद छोड़ रही थी। उसकी आमद-ओ-रफ़्त के साथ-साथ उसके अंदर बढ़ते सवालों की उरिश फैल रही थी। बासित से उसका सामना अभी तक न हुआ था। वो उसकी मौजूदगी में बावर्चीखाने से बाहर नहीं निकलती थी। इस दौरान इतनी बेतकल्लुफ़ी बढ़ी थी कि वो अक्सर खाना भी वहाँ खाने लगा था। "बुआ एक बात कहूँ?" उनकी चोटी बाँधती हुई संजीदगी से बोली। "इजाज़त की क्या ज़रूरत है? ज़रूर कहो बेटी।" वो शफ़क़त से गोया "वो बासित साहब बहुत आने लगे हैं। मेरा मतलब है, मेरी यहाँ मौजूदगी लोग क्या बातें नहीं बनाएँगे?" वो झिझकते हुए मुद्दा बयान कर रही थी। ये घर उसका नहीं था, वो खुद यहाँ आई थी और वो किस तरह उन्हें पाबंद कर सकती थी किसी को बुलाने पर। मैं जानती हूँ बेटी, तुम जो कहना चाह रही हो मैं समझती हूँ। देखो बेटी,
अव्वल तो वो लड़का बहुत शरीफ और नेक है, मैंने कभी भी उसकी नज़रों को इधर-उधर भटकते नहीं देखा। मेरे सामने भी निगाहें झुकाकर बैठा रहता है और रही लोगों की बात तो लोग खुद उसे पसंद करते हैं। क्यों? ये इत्तला उसके लिए हैरत अंगेज़ थी। वो लड़का फरिश्ता साबित हुआ है हमारे लिए। ऐसे मुबारक कदम हैं इस बस्ती में पड़ते ही गोया सब कुछ सँवरता जा रहा है। बुआ उसकी तारीफ़ों की पोटली खोल चुकी थी। उनकी ज़बान रवां-दवां थी। बस्ती के लोगों के लिए मस्जिद तामीर करवा रहा है। मस्जिद यहाँ पहले से मौजूद है, फिर बहुत छोटी मस्जिद है। रमज़ान शरीफ में लोगों को परेशानी होती है। कई बेरोज़गारों को मुलाज़मतें दिलवाई हैं, पानी का मसला हल करवाया है और ये बस्ती भी कुछ अरसे बाद लेस करवा देगा वो। कह रहा था आला हुकाम से बात चल रही है, जल्द ही मसला हल हो जाएगा। बुआ सरशार थीं, वो सोच रही थी ये काया पलट किस तरह हुई? अपनी ज़ात के लिए जीने मरने वाला शख्स जिसके नज़दीक सिर्फ़ उसकी खुशियाँ और ख्वाहिश हासिल ज़िस्त थी, जो दिल तोड़ने में महारत के दर्जे पर फ़ाइज़ था, जिसने किस तरह ज़लील व ख्वार करके उसे वहाँ से निकाला था, आज किस तरह किसी की खातिर ये सब कर रहा था, जो उसका शेवा ना था। मैंने कहा भी बेटा तुम ये सब क्यों कर रहे हो? रहने दो जहाँ सालों से कुछ नहीं बदला वो तुम क्यों कर बदल पाओगे? बुआ कहे जा रही थी। वो बोला अम्मा जी मैं दुआओं का मुतमन्नी हूँ, नेकियों का तलबगार हूँ। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे किसी की तलाश है। मेरा कुछ खो गया है। आप दुआ करें मैं उससे पा लूँगा। मेरी कोई छोटी-सी नेकी साहिल मुराद तक पहुँचा देगी। वरीशा का दिल धड़क उठा। वो बोली बुआ आपने पूछा नहीं ऐसी क्या चीज़ है जिसकी उन्हें तलाश है? उसके अंदर एक अनजानी सी खलबली मची थी। दिल तो बहुत चाहा पूछूँ मगर हिजाब आड़े आ गया। यकीनन वो कोई ख़ास और ऐसी चीज़ होगी जो यहाँ ना मिलती हो, वरना वो तो इतने अमीर हैं कि महँगी से महँगी चीज़ खरीदने में भी तरद्दुद ना करें। ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जिसका नेमुल बदल ना हो? क्या बासित और मुनज़्ज़ा के दरमियान कुछ हुआ है? क्या मुनज़्ज़ा रूठ कर कहीं चली गई है, जिसकी तलाश में वो सरगर्दा नेकियां कर रहे हैं, दुआएँ समेट रहे हैं? दिल में किसी ख़ौफ़, खुशफ़हमी को जगह मत दो। वरीशा तुम कितनी नादान, कितनी कोढ़ मग़ज़ हो। हर बार उस शख़्स की ज़्यादतियाँ बुलाकर उससे अच्छाई की तवक्को करती हो। वो तुम्हारी तलाश में नहीं है। उसे तुम्हारी जुस्तजू नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो उसी वक़्त तुम्हारे यहाँ मौजूदगी महसूस कर लेता जिस तरह तुमने उसके कदमों की आहटों से मलबूस की महक से उसे पहचाना था। वो खुद से उलझ रही थी। बुआ के लब मुसलसल हरकत में थे। मैं सोच रही हूँ बेटी बासित मियाँ से तुम्हारे ख़ाविंद का पता करवाऊँ। क्या नाम है तुम्हारे ख़ाविंद का? कभी तुमने बताया नहीं। छोड़े बुआ क्यों किसी को परेशान करती हैं? उनको आना होगा तो खुद ही आ जाएँगे। वरीशा ने गोलमोल जवाब दिया। माफ़ करो बेटी अगर तुम्हारा ख़ाविंद गलत है तो आधी गलती तुम्हारी भी है। ये क्या बात हुई बुआ? मैंने सब्र किया, बर्दाश्त किया, ये मेरी गलती है? नामालूम किस एहसास तले वो रुआँसी हो गई। हाँ, जब वो दूसरी औरत के मुताल्लिक़ बातें करता था तो तुमने क्यों उसे रोका नहीं? क्यों खामोशी से रास्ता साफ करती चली गई? हम ज़बरदस्ती किसी को मोहब्बत करने पर मजबूर किस तरह कर सकते हैं? वो कोई गैर नहीं, तुम्हारा खाविंद है। मियाँ-बीवी के दरमियान गैरत नहीं होती। वो पीछे हटाता, तुम आगे बढ़ जाती, तोड़ देती अपने झूठे गुरूर को। मर्द हमेशा से खूबसूरती और हुस्न का असीर रहा है। अगर तुम ऐसी बेवकूफ़ी ना करती तो वो कब का उस औरत को भूल कर तुम्हारा बन चुका होता। बुआ अब उसे सबक पढ़ा रही थी। उसने मुझे घर से निकाला, गाली दी, मेरे किरदार पर शक किया। ये सब मैं किस तरह भूल सकती हूँ बुआ? एक औरत का असली ज़ेवर उसका किरदार होता है। वो बेइख्तियार रोने लगी। बुआ ने उसे सीने से लगाया, समझाया, प्यार किया, फिर बोली, "मैं जानती हूँ ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, मगर बेटी ऐसा सोचने का भी तुमने ही मौका दिया। ख़ैर, जो होना था हो गया, मगर मेरा दिल कहता है वो पलट कर ज़रूर आएगा और उसकी सज़ा ये होगी कि तुम उसे माफ़ कर देना। उसका ज़मीर उसे ताहयात तुम्हारे आगे निगाह ना उठाने देगा।" सिपारा पढ़ने वाले बच्चे सलाम करते हुए अंदर आ गए थे, जिनके लिए उसने पहले सहन में दरी बिछा दी थी। वो चप्पलें एक तरफ उतार कर दरी पर बैठ गए थे। पीछे वो चला आया, बहुत सारे गुब्बारे और चॉकलेट्स लिए हुए। उसने बच्चों में टॉफ़ियाँ और गुब्बारे तक़सीम करना शुरू कर दिए थे। बच्चों के चेहरों पर खुशी दीदनी थी और वो पर्दे की ओर से उसके मुरझाए हुए चेहरे को देख रही थी, जहाँ बेसुकूनी और इज़्तिरार सब होकर रह गए थे। बुआ उसे अंदर ले गई थी। फिर उल्टे कदमों ही वापस आई थी। शामी कबाब तैयार हो गए? बासित मियाँ कह रहे हैं बड़ी लज़ीज़ खुशबू आ रही है। बुआ उससे मुखातिब हुई थी। हाँ, तैयार हैं। कबाब पलटते हुए बोली, तुम इतने में रायता बना लो, मैं पराठे बना लेती हूँ। वो पराठे नहीं खाते। मैं ब्रेड सेक देती हूँ, उसने बेसाख्ता कह दिया। चोर निगाहों से बुआ की जानिब देखा तो वो अपने आप में गुम थी। तुम ठीक कह रही हो, उस दिन भी उन्होंने पराठा नहीं खाया था। जल्दी से तैयार करके भेज दो अंदर। ये मेरे नसीब हैं। पहले तुम जैसी लड़की ने मेरी कुटिया को महल बना दिया, अब बासित मियाँ ने इतनी इज़्ज़त देकर सुरखरू कर दिया है। मोहल्ले में सब मुझे रश्क की निगाह से देखते हैं। शिद्दत-ए-जज़्बात से उनकी आवाज़ भर्रा गई थी। वरीशा ने बड़ी अकीदत से उनके आँसू साफ़ किए थे। बासित बड़ी हैरानकुन निगाहों से अपने आगे रखे इस ट्रे को देख रहा था, जिसमें प्लेटों के अंदर कबाब, स्लाइस, चिप्स और केचप एक मखसूस अंदाज से रखे थे और ये अंदाज इन मखसूस हाथों का था जो खो गए थे। बुआ उसे खाने की तलकीन करके सहन में बच्चों को
का सबक सुनने चली गई थी। वो खाते हुए सोच रहा था, बुआ की बेटी और वरीशा की नेचर यकसा लगती है। खामोश रहना, घर चमका कर रखना, खाने लज़ीज़ बनाना। उसे यहाँ आते हुए कई दिन गुज़र गए थे। ना मालूम क्या वजह थी, वो इस छोटे से घर की जानिब खिंचा चला आता था। यहाँ आकर उसके मुज़तरिब दिल को तमानियत मिलती थी, खोया हुआ करार मिलने लगता था। दिलो-दिमाग पर छाई वो मायूसी खुशबू इन कच्ची-पक्की दरों-दीवारों से फूटती हुई महसूस होती थी। उसका दिल कहता, वो यहीं कहीं है। उसकी खुशबू, उसकी खामोशी उसे सदाएँ देती थी और वो सब भूल-भाल कर कशा-कशा यहाँ भागा चला आता और सब भूल जाता था। बुआ की सादगी और मुरव्वत से भरपूर बातें उसे अच्छी लगती। पढ़ने वाले बच्चों से वो खासी हद तक फ्री हो गया था। बच्चों के साथ शरारतें करके वो खुद में जीने की उमंग पैदा करता था। अभी समीर उससे सेल फ़ोन लेकर गया हुआ था। वो उसके कैमरे से आम के पेड़ पर आने वाले परिंदों की तस्वीर खींचता तो कभी दीवार फाँदती बिल्ली उसके कैमरे की जद में आती थी। वरीशा की तलाश में नाकामी के बाद भाभी ने कहा था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करे, मजबूर, बेबस लोगों और मासूम बच्चों की दुआएं ले, क्योंकि नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। दुआएं कभी न कभी ज़रूर कबूलियत का दर्जा पाती हैं। तब से उसने ऐसे बहुत से फलाह बहबूद के काम शुरू कर दिए थे। अंकल बहुत सारी तस्वीरें लेकर आया हूँ। 6 साला समी खुशी-खुशी अंदर आकर उससे गोया हुआ था। अच्छा ये ट्रे बाहर देकर आओ, फिर तस्वीरें देखते हैं। वो सेल फ़ोन उसके हाथ से लेकर बड़े की ट्रे की तरफ इशारा करके बोला। समी ट्रे ले गया। वो तस्वीरें देखने लगा। आड़ी-तिरछी तस्वीरें, सहन में बैठे बच्चे नुमायाँ थे। कुछ तस्वीरों में बुआ भी मौजूद थी। फिर एक तस्वीर पर उसकी निगाह उठी की उठी रह गई। वो बेइख्तियार उठ खड़ा हुआ। उसी वक़्त समी अंदर दाखिल हुआ तो वो पूछने लगा, बेटा ये कौन है? उसने मोबाइल की स्क्रीन पर उँगली रखकर कहा, "ये बाजी हैं, मैंने छुप कर ये तस्वीर ली है, ये आपको देखकर पर्दे में छुप जाती हैं। बुआ को आपने देखा है, बाजी को नहीं देखा इसलिए।" समी की बात मुकम्मल होने से कबल ही वो चाँदनी पर सजदे पर गिर गया था। उसकी नेकियां रायगा नहीं गई थीं। उस रब्बे करीम ने अपनी रहमतों की बारिश उस पर इस अंदाज में की थी कि जल्द दुआएं मकबूल हुई थीं। समी उसे उसी तरह सजदे में देखकर समझा कि वो गिर गया है। वो भागकर बुआ को बुलाकर ले आया। हाँफती-काँपती बुआ घर घबरा कर अंदर आईं, उनके पीछे तमाम बच्चे और बच्चों के पीछे खौफज़दा सी उड़ी-उड़ी रंगत वाली वरीशा थी। वो सजदे से उठ गया था। अश्क नेदामत उसकी आँखों में थे। बच्चों को बुआ ने छुट्टी दे दी। बासित के शर्मसार व नादिम अंदाज में हर्फ़ दास्तान सुनी और फ़ैसले का इख्तियार वरीशा के हाथ में दे दिया था। कमरे में गंभीर खामोशी थी। वो दोनों आमने-सामने बैठे थे। बासित उसे मनाने के लिए, हिकायत दिल सुनाने के लिए लफ्ज़ों को तरतीब दे रहा था और वो गर्दन झुकाए आँसू बहा रही थी। वरीशा, उसने मोहब्बत से मकबूल निगाहें उसके सभी चेहरे पर डालते हुए कहा, वो खामोश रही थी। जो हमारे साथ गुज़रा वो कभी ताहयात हमारी ज़ुबान पर नहीं आएगा। इस वक़्त को एक डरावना सपना समझकर भूल जाओ। मैंने जो तुम्हारे साथ किया, उसे अगर मुआफ़ कर सकती हो तो कर दो, वरना मैं हर सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। वरीशा खामोश रही तो वो उसका हाथ थाम कर बोला, जानता हूँ मेरा जुर्म काबिले मुआफ़ी नहीं है। मैंने बहुत कम ज़र्फ़ी और बेहिसी का सबूत दिया था। मगर तुमसे दूरी और तुम्हारी तलाश ने मुझसे भरपूर इंतकाम लिया है, लम्हा-लम्हा तड़पाया है। तुम बेजी के पास क्यों नहीं गई? अगर तकदीर हमें इस तरह ना मिलाती तो यकीन मानो मैं ज़िंदा नहीं रह पाता। उसकी निगाहों में मोहब्बत की सदाकत थी। फिर मोहब्बत तो बज़ाते खुद ऐसा जज़्बा है जो अपना आप मनवा कर छोड़ता है। वो उसके जज़्बों तक रसाई हासिल कर चुकी थी। अब उसकी चाहत की चांदनी सिर्फ़ उसके लिए थी। सारी ख़फ़गी और कदूरत साफ़ हो चुकी थी। उसके लबों पर बरसों बाद वही ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट ऊद कर आई थी। जिसने उसके चेहरे को, पूरे वजूद को मुनव्वर कर डाला था। उसे यकीन हो गया था, अब वो दादी जान की दुआओं के हिसार में आ गई थी। रोने के दिन गुज़र गए थे, अब हँसना था। मैं हर सज़ा पाने को तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो वरीशा। उसकी खामोशी उसे मुतवहिश कर रही थी। बेटी, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो दरवाज़े खोल देते हैं, तकरार नहीं करते। मान जाओ, माफ़ कर दो। भला माफ़ी से बढ़कर और सज़ा क्या होगी कसूरवार के लिए? बुआ अंदर आकर गोया हुईं। बुआ आप मेरी तरफ हैं या इनकी तरफ? वो कहते हैं ना 50-50। बुआ के अंदाज़ पर तीनों के कहकहे गूंज उठे। खत्म शुद।